अपना टॉपिक है बच्चा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। देखो जहां से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th की स्टार्ट हुई थी, याद करो सबसे पहला चैप्टर था हेलो एल्केन हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन हेलो एरीन्स के बाद हमारे पास कौन सा चैप्टर आया था? एल्कोहल फिनॉल ईथर, फिर ये आ गया अपना, है ना। अब अगर जो तुम उन चैप्टर्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप्स पे ध्यान दो, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स के अंदर हेलोजेंस के बारे में बात हो रही थी। अगले वाले चैप्टर के अंदर कौन कौन सा था अपना? एल्कोहल फिनॉल ईथर। बेसिकली हमारे पास कौन सा था जिसके अंदर OH बॉन्ड लगा हुआ था, या वो वाला जिसके अंदर कार्बन के साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन बॉन्डेड था, जो ईथर के अंदर हुआ था, यही था। और जहां पर हमारे कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन बॉन्डेड है वो सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच था। डन। अब जो हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, चाहे वो एल्डिहाइड ग्रुप है, चाहे वो अपना कीटोनिक ग्रुप है, चाहे कार्बोक्सिलिक है, हर किसी के अंदर, तीनों के अंदर कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है ना। इसको हम क्या कह रहे हैं बच्चा? कार्बोनाइल ग्रुप। तो चैप्टर्स का लॉजिक समझ रहे हो, ये ऐसे ही रैंडम नहीं तोड़े हुए। फंक्शनल ग्रुप्स, एक तरह के फंक्शनल ग्रुप्स को एक चैप्टर में डाला गया, अलग तरह के अलग को, और फिर नेक्स्ट वाले टाइप को अलग जगह पे। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बोनाइल ग्रुप बेसिकली क्या होता है? व्हेन कार्बन विद डबल बॉन्ड इज बॉन्डेड विद कार्बन, ठीक है, कार्बन विद डबल बॉन्ड इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। बेसिकली यहां पर जैसे कार्बोनाइल ग्रुप क्या है? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अब इसके अंदर अपने पास जब हम ये बात करें कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में C डबल बॉन्ड OH, ये क्या बनता है अपने पास? एल्डिहाइड। कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड होगा और इधर भी एक कार्बन होगा, इस साइड भी एक कार्बन चेन होगी, तो हमारा कीटोनिक बनता है। और कार्बोक्सिलिक के अंदर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड और उसी कार्बन के साथ एक OH अटैच होता है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक। ये सिंपल है, सबको पता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक के बारे में। एल्डिहाइड कौन सा? सबसे पहले वाला एल्डिहाइड आएगा, बीच वाला कीटोन बन गया, और लास्ट वाला कार्बोक्सिलिक आ गया। सॉर्टेड है। अब यहां पर एल्डिहाइड एंड कीटोन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंदर, अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं, यहां पर एल्डिहाइड्स में कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड हो और साथ में एक एल्काइल ग्रुप अटैच होता है। एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे पहला जो एक डिफरेंस आता है वो क्या आता है बच्चे? एल्डिहाइड के अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन होता है वो क्या होता है? एल्डिहाइड में हमेशा एंड ऑफ चेन पे लगेगा, जहां पर चेन खत्म हो रही होती है। लास्ट वाले कार्बन के ऊपर अगर डबल बॉन्ड O आ गया, इसका मतलब एल्डिहाइड है। और अगर कहीं इन बिटवीन द चेन, बीच वाले किसी कार्बन पे, लास्ट वालों को छोड़ दो, बीच वाले किसी कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड O अटैच हो गया है कार्बन पे, तो इसका मतलब वो कीटोनिक ग्रुप आ जाता है। क्लियर है दोनों में यही कि कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, लेकिन लास्ट में अगर लग गया तो एल्डिहाइड बन जाता है, बीच में अगर लगेगा तो कीटोनिक ग्रुप बन जाता है। यही है। अगर हम कीटोन की बात कर रहे हैं तो R कोई एक एल्काइल ग्रुप, इधर R कोई एल्काइल ग्रुप, बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो ये हमेशा कहां बनेगा? इन बिटवीन द चेन, एंड ऑफ चेन नहीं होगा। अब यहां एक आता है बच्चा अल्फा कार्बन। ये कुछ नया नहीं है, हमने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी शुरू करी थी तब हमने अल्फा बीटा गामा के बारे में बात करी थी, डिग्रीज के बारे में बात करी थी। अल्फा कार्बन होता है क्या? हाँ, साथ के साथ बताता चलूंगा, जो पिछली जो भी टर्म्स आएंगी उनको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। अल्फा कार्बन क्या होता है बेटा? कार्बन एटम अटैच डायरेक्टली टू C डबल बॉन्ड O कार्बन। दैट इज जो कार्बन हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप वाला जो है, उस कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड कार्बन को क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। ये बात समझ में आई है? जैसे हमारे पास ये कार्बन है, इसके साथ डायरेक्टली ये वाला जो कार्बन अटैच है, इस कार्बन को हम क्या कहेंगे बच्चा? ये वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन हो जाता है। और इसके साथ वाला कार्बन क्या होगा? बीटा कार्बन, और उसके आगे वाला गामा कार्बन। हाँ जी, किसमें? कीटो वाले में, उसमें भी होगा, क्योंकि कीटो के अंदर भी कार्बोनाइल ग्रुप है, उसके साथ वाले दो अल्फा हो गए, दो बीटा हो जाएंगे, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? समझ रहे हो? तो अल्फा कार्बन बेसिकली किसके लिए कहा जाएगा? कार्बन एटम अटैच डायरेक्टली टू कार्बोनाइल कार्बन। क्लियर है? बीटा कौन सा होगा? उसके साथ वाला बीटा कार्बन नेक्स्ट टू अल्फा कार्बन एंड सो ऑन, अल्फा बीटा गामा चलते रहेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई है बीटा और गामा की। तो इसका अगर इसका नॉमेनक्लेचर करें, देखो IUPAC के अंदर हम अल्फा बीटा गामा यूज नहीं करते। IUPAC के अंदर हम क्या यूज करते हैं? 1 2 3 करके नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसके IUPAC के अकॉर्डिंगली नॉमेनक्लेचर करूं तो कहां से शुरू होगी गिनती? यहां से 1 2 3 4, थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन लग गया, तो 3 ब्रोमो मेथ प्रोब्यूट ब्यूटेनल, है ना।
लेकिन अगर मैं कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंगली करूं तो क्या लिख दूंगा, बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ये क्या है, कॉमन नेमिंग। अब कॉमन नेमिंग में हम करते क्या है, जो मेन हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है वो लास्ट में लगता है और बाकी कार्बन की चेन एल्काइल ग्रुप की तरह लगेगी। और इसमें नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, या तो हम डिग्री के अकॉर्डिंगली बताते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बताते हैं, या फिर अल्फा बीटा और गामा की टर्म्स में बताएंगे। तो यहां पर इस कार्बोनाइल कार्बन के रिस्पेक्ट में बीटा कार्बन पे ब्रोमो लगा है, तो सबसे पहले क्या किया, बीटा पोजीशन ब्रोमो के लिए जस्टिफाई कर दी। और फिर एल्काइल्स कितने हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो ये क्या हो गया, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। समझ में आई ये बात। तो हमारे पास बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल एल्डिहाइड इसका नाम हो गया। ये कॉमन नेमिंग है, आईयूपैक नहीं है, पता है ना सबको ये वाला। इसके बाद हमारे पास है, जैसे यहां पर देखो, अब कीटो है, ये कीटोनिक ग्रुप है, इसके ऊपर सी डबल बॉन्ड लगा हुआ, तो इधर भी अल्फा और इधर भी अल्फा। वो अल्फा डैश सिर्फ ये बताने के लिए कि एक उस साइड है और एक इस साइड है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन लगा हुआ, तो इसका नाम क्या होगा, देखो इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, तो इसका नाम हमने क्या रखा है, अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो एसीटोन। क्लियर है, अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो एसीटोन। अल्फा इस कार्बन के लिए और अल्फा डैश मतलब अल्फा इस कार्बन के लिए, अल्फा डैश इस कार्बन के लिए, डाइक्लोरो दोनों क्लोरीन लगे हुए थे, और एसीटोन हमारा इस पूरे कार्बन के साथ लगे हुए डबल बॉन्ड ओ वाले तीनों कार्बन के ओवरऑल मिला जुला को कहते हैं। समझ रहे हो ना। देखो अपना दो कार्बन के ऊपर तो कभी भी कीटोनिक ग्रुप लग ही नहीं सकता। अगर कीटोन शुरू होना है तो मिनिमम प्रोपेन से तो स्टार्ट होगा ही होगा, क्योंकि अगर मिथ या एथ पे डबल बॉन्ड हो लगा तो दोनों ही एंड ऑफ कार्बन से, कार्बन के बिल्कुल एंड ऑफ चेन वाले हैं, तो उसमें तो हमेशा वो क्या बनेगा, मिथेनल या इथेनल, है ना। कीटोनिक ग्रुप तो तभी बन पाएगा जब मिनिमम 3 कार्बन होंगे तो बीच वाले पे डबल बॉन्ड हुआ है। तो यहां पे जब 3 बॉन्ड वाला जो हमारे पास ये 3 कार्बन चेन बीच में डबल बॉन्ड हो, इसका मीथे बेसिकली मिथ इथ प्रोपेनोन का कॉमन नेम क्या होता है बच्चा, एसीटोन। जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करी थी, मैंने तब तुम्हें कहा था भगवान के नाम का एक पेज छोड़ देना, 2 पेज छोड़ देना अपनी नोटबुक के आगे। वहां पर जो हम बात कर रहे थे कि भाई अपनी डिक्शनरी बनाते चलो, रोज का जो एक नया शब्द पता चले उसको लिख लो, वहां उसका मीनिंग याद हो जाए। तो लिख लो, अगर जो किसी को नहीं पता है कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन बीच में ये, इसका नाम क्या है, प्रोपेनोन, जिसका कॉमन नेम क्या होता है, एसीटोन। क्लियर है ये, ठीक बात है बच्चा। आईयूपैक लिखेंगे, देखो पेपर में बोला जाएगा, ऐसा नहीं होता कि वो रैंडम बोलेंगे। वहां अगर लिखा आता है, वहां बोलेंगे व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर दिस, तो कॉमन नेमिंग आएगी। आईयूपैक बोलेंगे तो आईयूपैक आएगा। 99% चांसेस यही होती हैं कि आईयूपैक आता है, क्योंकि कॉमन नेम के बहुत कॉम्प्लेक्स से और बहुत अनयूजुअल से रूल्स हैं, ज्यादातर मेमोराइज कराने वाले। जैसे एसीटोन है वो याद कराने के लिए डायरेक्टली, फॉर्मेल्डिहाइड है ना, इस तरह के जो शब्द हैं वो डायरेक्टली क्रैमिंग वाले हैं। आईयूपैक प्रॉपर रूल्स पे चलता है, तो ज्यादातर हमारे पास जो पेपर में आता है वो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर आता है, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा बच्चा, इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो इधर आ गया अल्फा कार्बन, इधर आ गया बीटा कार्बन, इधर आ गया एक अल्फा कार्बन, है ना। तो बीटा डैश पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, यही है। बीटा डैश के ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है, ब्रोमो इथाइल, ये पूरा क्या बन गया, ब्रोमो इथाइल। फिर हमारे पास अल्फा के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, ब्रोमो इथाइल अल्फा क्लोरो मिथाइल कीटोन। क्लियर है ये बात, ठीक है। हाँ जी, ये वाली बात समझ में आ गई है। अब ये हमारे पास कुछ नेम्स हैं बच्चा, कॉमन नेम और उनके आईयूपैक, इनकी एक एक करके हम प्रैक्टिस करते हैं। देखो सबसे पहले ये जो अपने पास है CHCHO, ये हमारे पास क्या, देखो ये कार्बन है, इसके साथ एक इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर डबल बॉन्ड O और इधर क्या हुआ, इसका नाम मिथेनल, सीधा पता चल रहा है ना। ये क्या हुआ, एक कार्बन है मिथ, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है CHO, तो क्या बना, मिथेनल। इसका कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर है, तो मिथेनल का जो हमारा कॉमन नेम होता है वो क्या है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। आईयूपैक नेम मिथेनल, सॉर्टेड है। तो फॉर्मेल्डिहाइड याद रखना, क्योंकि जब तुम एग्जाम में क्वेश्चंस देखोगे तो उसके अंदर डायरेक्टली फॉर्मेल्डिहाइड से मिलेगा, यूवल, पता चला है फॉर्मेल्डिहाइड क्या रहेगा डायरेक्टली। वहां पे अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो पता होना चाहिए वो मिथेनल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। ऐसे ही CH3CHO, ये क्या है, क्या है ये, इथेनल, है ना। ये क्या है, इथेनल, इसका डायरेक्ट नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड।
एसिटिल एल्डिहाइड। ये एसिड बेसिकली किस टाइम पे यूज करते हैं कॉमन नेमिंग में? 2 कार्बन के लिए, ठीक है। एक पे एल्डिहाइड लगा हुआ है और एसिड हमारा 2 कार्बन की चेन को बता रहा है, तो एसिड एल्डिहाइड है ये, क्लियर है। फिर हमारे पास आता है यहां से, अब कार्बन की चेन बड़ी होनी शुरू हो गई है, तो हमारे पास जिस कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा उसके साथ वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? अल्फा मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं यहां गिनो? 1 2 3 4। हाँ जी, बीटा का करेंगे क्या? बीटा पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा नहीं हुआ, मैं जबरदस्ती क्यों लिखूं? मेरे पास जो कार्बन है उसके साथ वाले अल्फा कार्बन पे अल्काइल ग्रुप है, तो मैं बीटा गामा के बारे में क्यों बात करूं? ऑब्वियसली बीटा तो है ही, अल्फा के साथ वाला कार्बन बीटा, उसके साथ वाला गामा है, पर जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, वो तो अल्फा पे है। तो मैं क्या बताऊंगा यहाँ पे कि अल्फा पर मिथाइल लगा है, टोटल ओवरऑल 4 कार्बन है, दैट इज ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ ब्यूटाइल एल्डिहाइड, क्लियर है ये? डन है। इसका जो आईयूपैक रहेगा वो क्या रहेगा? 2 मिथाइल ब्यूटेनल। समझ में आया बच्चा? इस तरीके से कर सकते हो हर बच्चे को ये 9। हाँ जी, ब्यूटाइरल आता है बच्चा, नाम ही ये है, ब्यूटाइरल ही होता है बच्चा। जब इसमें कॉमन नेमिंग के अंदर हम 4 कार्बन के लिए लिखते हैं तो ब्यूटाइरल होता है, वो सिंपल ब्यूटाइल नहीं लिखते, ठीक है ये। हाँ जी, आईयूपैक तो मैं बता ही रहा हूँ, आईयूपैक तो बहुत ज्यादा लॉजिकल है, ऐसा नहीं कि ये कॉमन नेम लॉजिकल नहीं है, बट कॉमन नेमिंग में याद करना ज्यादा है, क्रैमिंग ज्यादा है, इसके अंदर रूल्स कम है। आईयूपैक में तो हर एक छोटी छोटी चीज के लिए रूल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें आईसो की, तो आईसो का मतलब क्या हुआ? ब्रांचिंग हो गई है। आईयूपैक के अंदर हम प्रॉपर बताते हैं किस तरीके से कहाँ कहाँ पे ब्रांचिंग कैसे चल रही है, क्लियर है ये? हर बच्चे ये आईयूपैक और कॉमन नेमिंग की प्रैक्टिस करके आनी है। नेक्स्ट लेक्चर में अगर किसी को नहीं आ रहा हो, कुछ इश्यू होगा तो बता देना, पहले यहीं से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आता है अपने पास रेजोनेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। देखो कार्बोनाइल ग्रुप में हमारे पास होता है क्या? कार्बोनाइल ग्रुप का अपने को पता है क्या? कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड O है, तो कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर अपने पास ये पता है अपने को, जो कार्बन है और ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड रहेगा। पोलर समझ में आता है सबको क्यों है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। हाँ जी, अब बोलो, अभी वहीं तो शुरू कर रहे हैं, अभी बताता हूं। तो पोलैरिटी वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। पोलैरिटी क्या होती है बेटा? जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक एटम की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड के अंदर, तो जिसपे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा आएगा उस पर डेल्टा नेगेटिव, और जिसके पास से जाएगा उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। अब ये पोलैरिटी आ गई है। मेन आता है, जैसे इसने कहा बच्चे ने कि भाई रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस बेसिकली क्या होता है? जिस टाइम पे कोई भी एक मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई ना कर पाए, तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे जो उसे जस्टिफाई कर रहा होगा। अब उसमें होगा क्या? सिर्फ बॉन्ड की शिफ्टिंग है, या थोड़े बहुत कई बार ऐसा होता है कि एक एटम इधर की जगह दूसरी जगह लग गया। अब वो रेजोनेंस क्या होगा? रेजोनेंस इज द फिनोमिना ऑफ बेसिकली जस्टिफिकेशन ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज बाय डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब जैसे सिंपल एग्जांपल अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स का हो या कि बॉन्ड अरेंजमेंट का हो, बेंजीन का एग्जांपल लो। बेंजीन के अंदर हमारे पास क्या होता है? ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन ये ऑल्टरनेट फिक्स तो नहीं है। हो सकता है ये वाले ऑल्टरनेट यहां से शुरू हो जाते कि नहीं, तो ये वाला भी उतना ही ठीक है जितना पहले वाला था। तो ठीक कौन सा है फिर? अब दोनों के दोनों ठीक है, तो इन दोनों को मिला जुला के एक्चुअल में क्या करते हैं? कुछ प्रॉपर्टीज को ये बेटर एक्सप्लेन करता है, कुछ प्रॉपर्टीज को इससे पहले वाला बेटर एक्सप्लेन करता है। तो इन दोनों को मिला जुला के हम क्या कहते हैं कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो ऐसे होते ही नहीं है। वो कैसे होते हैं? वो तो हर जगह पे घूम रहे हैं ना। इसका लॉजिक समझना, रेजोनेंस का एक्चुअल फिनोमेना क्या है। जब हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस हुआ या हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, मिलती हुई सी चीज है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लगाओ, ये बॉल है मेरे पास, कैच कर, वापस दो। अब ये देखो, ये जो बॉल है हमारे पास, अब अगर कोई एक बच्चा फोटो क्लिक करता है तो ये बॉल इस टाइम पे उसे मेरे पास दिखेगी, दूसरे फ्रेम में क्लिक करी तो उसके पास दिखी। अब गलत कौन सा फ्रेम है? कोई भी नहीं है ना। तो स्टेबिलिटी कब आ रही है? अगर किसी एक के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हैं, तो किसी भी बाहर से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना उल्टा ज्यादा आसान हो जाता है, रिएक्टिविटी कम हो जाती है इतने ज्यादा नेगेटिव को संभाल के रखने में। समझदारी नहीं है कि हम शेयर करते रहे चार्ज को। तो जब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये थोड़ी ना कि डॉट है वहां पे, इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली कॉन्टिन्यूअसली मोशन में है। वही इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के साथ भी शेयर हो सकते हैं, इसके साथ भी शेयर हो सकते हैं,
हो सकते हैं कि नहीं एक ही कंपाउंड के अंदर, वो कॉन्टिन्यूसली रोल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट होते हुए डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के इन्फ्लुएंस में उनके न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर भी घूम रहा है और इधर भी घूम रहा है, तो हम क्या करें, वो कहां एग्जिस्ट कर रहा है, किसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम घूमता हुआ तो नहीं दिखा सकते, तो या तो इधर दिखा दो या फिर इधर दिखा दो। तो एक्चुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हुआ, एक्चुअल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, जो इन दोनों का मिला जुला के हम बनाते हैं कि भाई वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे पे घूम रहा है, इसलिए हम बीच में गोल बना देते हैं। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। और ये हाईली स्टेबल होता है कंपैरेटिवली, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल ये होता है। क्लियर है। अब कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर ये रेजोनेंस कहां से आया, कार्बोनाइल के अंदर यहां डेल्टा नेगेटिव यहां डेल्टा पॉजिटिव पोलर बॉन्ड है। अब पोलर बॉन्ड है तो ऑक्सीजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि उस पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ लेके जा सकता है। यहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया तो पूरा नेगेटिव चार्ज उस पे आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव आ गया कि नहीं। तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये इस तरीके से भी एग्जिस्ट कर सकता है और उस तरीके से भी, क्योंकि अगर अब इधर पॉजिटिव आ गया तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वापस खींच के फिर डबल बॉन्ड बना लेगा, वैसा बन जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर डोमिनेट करेगी, फिर इलेक्ट्रॉन इधर उधर होता रहेगा कि नहीं। अब जैसे वो बॉल लेके ही बैठ गया लेकिन मैं टिकने नहीं दूंगा, वापस दो भाई साहब, तो ये क्या हुआ, अब वापस से स्ट्रक्चर बना, फिर मैंने दे दी उसे। ठीक है, तो ये होता क्या जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन कभी तो दोनों के बीच में शेयर हो रहा है, कभी एक के साथ रुक जा रहा है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, ये रेजोनेंस हो गया है, जिसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड कभी सिंगल बॉन्ड की तरह और कभी डबल बॉन्ड और पोलैरिटी के साथ दिख रहा है हमें। क्लियर है ये जो नेगेटिव वाले फिर डोनेट नहीं कर सकते, किसको डोनेट करेगा बाहर, हाँ, और देखो किसको डोनेट करेगा, लेकिन बाहर वाले को, किसी को, तो हाँ ऑब्वियसली फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इसके ऊपर इतना सारा नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कैसे न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये उसको दे देगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसी की वजह से तो कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी बढ़ेगी फिर। क्लियर है ये। कार्बोनाइल कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक, कार्बोनाइल कार्बन, ये जो हमारे पास कार्बन है ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, समथिंग विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो जाहिर सी बात है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कराएगा, बिल्कुल करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अब मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, वो आके इस कंपाउंड की तरफ आएगा, तो उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छी साइट कौन सी अटैक करने के लिए, ऑक्सीजन या कार्बन, जाहिर सी बात है कार्बन, क्योंकि कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाला आके उसके साथ अटैक करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास आने दे रहा है या खुद नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, है ना। और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड क्या होता है, समथिंग विच हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर तो उधर चला गया, जो इसने यहां बीच में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर किया हुआ था वो तो ऑक्सीजन ले गया, तो इसके पास टेंडेंसी है दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की शेयरिंग के अंदर, तो ये ल्यूइस एसिड की तरह काम करेगा। और जो हमारे पास कार्बोनाइल ऑक्सीजन है वो क्या कैसे काम करेगी बच्चे, इट इज एन न्यूक्लियोफाइल विच इज ल्यूइस बेस, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लाउड पड़ा है किसी बाहर वाले के साथ शेयर करने के लिए। क्लियर है ये वाली बात समझ में आ गई। तो एक तरह से हमारा जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का कॉम्बो बन गया, है ना। वो इलेक्ट्रोफाइल को भी अट्रैक्ट कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल को भी अट्रैक्ट कर सकता है। कहानी सिर्फ ये आएगी, अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कार्बन पे आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ऑक्सीजन पे आके जुड़ेगा। क्लियर। कार्बोनाइल कंपाउंड्स have sustained dipole moment and one polar than ether and are polar than ether, ये अपने को पता चल गया है। वो ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा, क्योंकि ईथर क्या होता है, आरओआर में ऑक्सीजन इधर है, इधर एल्काइल ग्रुप है, इधर एल्काइल ग्रुप है, ऑक्सीजन दोनों के पास से इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना ही खींचेगा, दोनों के पास से खींचेगा भी, तो कंपैरेटिवली पोलैरिटी कैंसिल आउट ज्यादा होती है। लेकिन इसके अंदर इस टाइप का नहीं है, इस टाइप के अंदर एक ऑक्सीजन ऊपर की साइड है, एक ही कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचना है, तो अच्छा खासा डाइपोल मूवमेंट रहेगा और पोलर कंपाउंड रहेगा ये। ठीक है, अब आती है प्रिपरेशन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। देखो सबसे पहले आता है बच्चे एल्कोहल से। एल्कोहल्स हमारे पास क्या है, एल्कोहल के अंदर OH ग्रुप लगा हुआ है, अगर यहां से हाइड्रोजन को हटा दें और O डबल बॉन्ड में चला जाए तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब तो ऑक्सीडेशन होती है, सीधी सीधी यही होता है। अगर मैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, मैं एल्कोहल्स जो है हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल है, ऑक्सीडेशन कराते हैं इसको K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में,
तो RCHO प्लस वाटर लिबरेट होता है और एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये क्लियर है? हमने ये क्या किया बच्चे, जो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल्स हैं, नेसेंट ऑक्सीजन ऑब्वियसली बीच में 1-2 स्टेप्स आएंगे नेसेंट ऑक्सीजन को क्रिएट करने की, अदरवाइज नेसेंट ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया हमारे पास एल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड के फॉर्मेशन। और अगर हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे देखो, अब ये जो कार्बन है इधर एक एल्काइल ग्रुप, इधर एल्काइल ग्रुप, सेम नेसेंट ऑक्सीजन के साथ K2Cr2O7H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये क्या बन गया कीटोन। 1 डिग्री था तो एल्डिहाइड बन रहा था, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, वो क्या बन रहा है कीटोन बन रहा है। हाँ याद रखना बेटो, K2Cr, इसको चेंज नहीं कर सकते, तो K2Cr2O7 क्या आंसर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाँ जी, K2Cr2O7 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चा। हाँ जी, KMnO4 डाल दो, वाटर रिमूव कर रहा है वो बेसिकली। हमारे पास देखो, अगर जो K2Cr2 नहीं डालोगे, K2Cr2O7 या KMnO4 दो है ना हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों में से कोई डाल दो, तो वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वही तो हेल्प करेगा इसकी ऑक्सीडेशन कराने में, वरना ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही क्यों करेगा, एक स्टेबल कंपाउंड है अच्छा खासा। ठीक है, तो हमें वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा जिसकी प्रेजेंस में उसकी ऑक्सीडेशन होगी और एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है बच्चा? फिर आता है बाय कैटालिटिक डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। कैटालिटिक डीहाइड्रोजिनेशन में क्या है, देखो 1 डिग्री अल्कोहल है, कॉपर के प्रेजेंस में हमने हीट किया, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोजन लिबरेट हो गया। डीहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सीधी कहानी है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। हाँ जी, कॉपर और कौन सा कोई मेटल ऐड करो जिसकी प्रेजेंस में निकलेगा। हमारे पास क्या चाहिए, हमें डी ब्लॉक एलिमेंट चाहिए ना जिसके सरफेस पे आके रिएक्ट करे, कोई तो चाहिए, कॉपर हमने डाल दिया। कौन सा डालोगे, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कॉपर डालो, रिएक्टिव स्पीशीज अच्छा खासा रिएक्ट करेगा, लास्ट में यूं का यूं बच जाएगा हमारे पास। कैटालिटिक एक्शन के लिए कॉपर बेस्ट है इसमें। क्लियर है? अगर हमारे पास ये है 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री के अंदर हमारे पास क्या, कॉपर की प्रेजेंस में वही 573 पे हीट किया तो कीटोन की फॉर्मेशन हो गई। क्लियर है बच्चा? डन? बच्चे कॉपर नहीं होगा तो कैटलिस्ट कौन काम करेगा? अगर हम चाहते हैं कि इसकी हमें कैटालिटिक डीहाइड्रोजनेशन करानी है तो खुद तो नहीं करेगा ना, सिर्फ हीट करने से, किसी की प्रेजेंस में कराना है तो उसकी प्रेजेंस के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, वहां की कैटलिस्ट डालना पड़ेगा। कैटलिस्ट के लिए बेस्ट कौन से होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो हाईली रिएक्टिव मतलब रेडियो एक्टिव वाले लेवल पे ना हो, तो उसके अंदर हमारे पास कॉपर बेस्ट रहता है, इसीलिए। कैटलिस्ट के बिना भी तो रिएक्शन हो जाएगी, नहीं होएगी, नहीं कैटलिस्ट के बिना रिएक्शन फिर 10 साल थोड़ी हीट करते रहेंगे। कैटलिस्ट का मेनली काम क्या है, कैटलिस्ट का काम यही है ना कि रिएक्शन को प्रोसीड करवाना फास्ट तरीके से, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देना। अगर हम ये कहें कि नहीं वो हो ही जाएगा, हो ही जाने में तो फिर बॉडी में एंजाइम्स की क्या जरूरत है, खाना पच ही जाएगा देर सवेर, 10 साल 15 साल 20 साल में कभी ना कभी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो प्रोसेस हम कहीं कि ना होने दो, वो नाम मात्र रह गया फिर। तो अगर कैटलिस्ट होगा तो वो रिएक्शन जल्दी प्रोसीड करेगा। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या फिर क्या हो जाएगा कि रिसोर्सेस बचेंगे पर हम मर भी तो जाएंगे, एनर्जी कहाँ से आएगी, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, अंदर कुछ भी एनर्जी आ ही नहीं रही है, बड़े में ऐसे ही। चलो, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, बच्चा देखो अब जरा, कार्बोक्सिलिक एसिड में अपने पास क्या है, ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड है ना। फॉर्मिक एसिड कब कह रहे होते हैं, देखो C डबल बॉन्ड OH, यही है अपने पास C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है? फॉर्मिक एसिड है, इनको जब हमने रिएक्ट कराया तो अपने पास MnO की प्रेजेंस में 573 पे हमने हीट किया तो फॉर्मेल्डिहाइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड को रिएक्ट कराया तो एसिटाल्डिहाइड बना, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हुआ। ये याद रखने हैं बच्चे रिएक्शंस, बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बात समझ में आ गई है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हो गया। फिर बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट एंड फैटी एसिड्स, कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम फॉर्मेट, हीट किया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। ड्राई डिस्टिलेशन है, सीधा सीधा हीट करेंगे, उसके अंदर से अपना कैल्शियम कार्बोनेट सेपरेट आउट हो गया और फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई। यहां पर है कैल्शियम एसीटेट,
कैल्शियम एसीटेट जो हमारे पास है, हाँ जी, पिछले वाले रिएक्शन में जो फॉर्मिक एसिड पे MnO डाला था, उसमें 2 बार फॉर्मिक एसिड लिया, 2 बार फॉर्मिक, दोनों आपस में ऐड करके ही तो एसिटाल्डिहाइड बनाएंगे। एक अकेला बनाएगा कैसे? अगर मेरे पास यहाँ पर मैं 2 बार फॉर्मिक एसिड नहीं ले रहा हूँ तो रिएक्ट करेंगे कैसे? वो फॉर्मिक एसिड आपस में ही रिएक्ट करके वो डबल बॉन्ड वाला बना रहे हैं और वहां से हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रहा है। वो तो बैलेंस करते हुए ट्वाइस लिख दो, वैसी ही बात है। ठीक है, अब ये है हमारे पास कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट के साथ हमने जब रिएक्ट कराया है, हीट किया, एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई, ट्वाइस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिबरेट हुआ। ये लिख लिख के रिएक्शंस याद करने हैं बच्चे। कैल्शियम एसीटेट हीट किया, एसीटोन की फॉर्मेशन हुई, कैल्शियम कार्बोनेट सेपरेट आउट हो गया। अब है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास आता है बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स में क्या है? इथीन है जैसे, इसको हमने O3 की प्रेजेंस में CH2Cl2 के साथ, मतलब इनकी प्रेजेंस में हमने जब रिएक्ट कराया तो यहाँ पर बीच में प्रोसेस आता है अपने पास, ये वाला जो ओजोनाइड बनाने वाला होता है। इसके अंदर होता है क्या है? जो अपने पास ऑक्सीजन है ओजोन वाला, मतलब O3 था, कार्बन, एक कार्बन इस साइड, एक कार्बन इस साइड, इससे रिएक्ट करेगा। हमारे पास Zn और H2O की प्रेजेंस में ZnO2, ZnO निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड सेपरेट आउट हो जाएगा और C डबल बॉन्ड OH फॉर्मेल्डिहाइड की हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है। सर CH2Cl2 की क्या नीड है, क्योंकि O3 तो वैसे हाईली रिएक्टिव बच्चा, O3 हाईली रिएक्टिव है लेकिन वो इथाइलिन ओजोनॉइड नहीं बनाएगा। अगर हमारे पास CH2Cl2 नहीं आएगा, इसके ना रिएक्शंस को अगर हम ब्रेक करके देखेंगे तो बीच में पता चलता है कि CH2Cl2 की प्रेजेंस में ही ये इस तरीके से ब्रेक करेगा, वरना ऑक्सीजन डायरेक्टली उसके साथ अटैच हो जाएगा, उस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा जैसा हमें चाहिए। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए भी चाहिए हमें, सिर्फ ये नहीं है कि ओजोन रिएक्टिव है तो वो कुछ कर लेगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है ओजोनोलिसिस वाला। ये जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन है, ये डायरेक्ट पेपर में यूं का यूं रिएक्शन लिखा आता है। अब है हमारे पास जैसे ब्यूटुइन ओजोन के साथ रिएक्ट करा CH2Cl2 की प्रेजेंस में, तो ब्यूटाइलिन ओजोनाइड बना, Zn की प्रेजेंस में ZnO निकल जाएगा वहां से और एसिटाल्डिहाइड हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब है कौन से वाले में? एसिटाल्डिहाइड में। इसके अंदर हाँ, ये कीटोनिक कैसे है, लेकिन लास्ट कार्बन है बेटा, इधर CH3 है, इधर कार्बन है, डबल बॉन्ड O और H। कीटोन कहाँ है? एसिटाल्डिहाइड है इस वाले, इसके लिए बोल रहे हो ना? हाँ, तो एल्डिहाइड तो है, कीटोन कहाँ है? कीटोन कहाँ है इसके अंदर? नहीं, वो भी फॉर्मेल्डिहाइड के लिए ही है। कहाँ बनेगा? एसीटोन आगे बन रहा है। अब ये देखो, अब देखो यहाँ पे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटुइन, यहाँ देखो अभी बन जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटुइन को ओजोन के साथ CH2Cl2 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो हमारे पास ओजोनॉइड बना, इसमें बनेगा देखो। अब ओजोनॉइड के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन के साथ ये वाला जो पार्ट निकलेगा, ये हमारे पास क्या बनाएगा? एसीटोन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एसीटोन की फॉर्मेशन हो गई। फिर है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में क्या होएगा? एसिटाइलिन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH वाटर के साथ रिएक्ट कराया डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी एट 333 केल्विन, तो एक अनस्टेबल कंपाउंड बना बीच में CH2CHOH। फर्दर उसका टॉटोमेरिज्म हुआ। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है उसके हिसाब से, और वो एसिटाल्डिहाइड की फॉर्म में अपने आप को कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट कर देता है। क्लियर है? देखो, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइल में यही कर रहे हैं। हाइड्रेशन का मतलब क्या हो? वाटर की प्रेजेंस में हम रिएक्ट करा रहे हैं, वाटर के प्रेजेंस में डाइल्यूट H2SO के साथ हमने रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी, हीट किया हल्का सा, अनस्टेबल कंपाउंड बीच में फॉर्म हुआ CH2CHOH। अब ये जो है ये अनस्टेबल है, अगर इसको स्टेबिलिटी चाहिए तो जो ये बॉन्ड है ये यहां से ये OH ये शिफ्ट होना शुरू होएगा। टॉटोमेरिज्म में बेसिकली यही होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स होंगी, वो रीअरेंजमेंट करके एसिटाल्डिहाइड की फॉर्म में हमें मिल जाता है। ठीक है,
हाइड्रोजन ऊपर चला जाता है, ऊपर छोड़ के। हाँ वो देखो ना, जो हाइड्रोजन है वो ऊपर चला गया, CH3 बन गया यहाँ पे, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आया, और ये वाला जो है ये डबल बॉन्ड कार्बोनाइल की फॉर्म में आ गया। बॉन्ड्स तो पूरे हो रहे हैं अनस्टेबल। बॉन्ड पूरा होने से स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का नहीं है ना, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके अंदर स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पर हमारे पास CHOH, ये एल्कोहल ग्रुप यहाँ पे है, बेटर रहेगा अगर ये यहाँ जाए और ये डबल बॉन्ड के साथ इन्वॉल्व हो जाए। अगर वैसे भी देखें, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन है, रिपल्सिव ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा आ रही है, रिपल्शन ज्यादा आ रही है आपस में, जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आएगी। अगर ये बॉन्ड यहाँ जाता है और ये बॉन्ड टूट के इसकी जगह कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनता है तो ज्यादा स्टेबल बनता है, सिमेट्रिक ज्यादा रहेगा। इसी तरीके से जैसे हमारे पास यहाँ प्रोपाइन है, हाइड्रोलिसिस करी, डाइल्यूट H2SO4 और मरकरी की प्रेजेंस में हीट किया, एक अनस्टेबल कंपाउंड बना। यहाँ पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, OH यहाँ आया, ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन उठ के आएगा इधर CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड O बन जाएगा, एसीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है? मैं फिर बता रहा हूँ, देखो बच्चे ऐसा है, जितना मर्जी देखो वो याद नहीं रहने वाले हैं, इनको एक एक दो दो तीन तीन बार लिखना पड़ेगा तब जाके याद होंगे। और इसको हम ये वेट करेंगे कोई एक दिन आएगा जिस दिन हम सारे लिख लेंगे उस दिन याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, सेम डे करना पड़ेगा। आज अगर हम 8-10 रिएक्शन या 20 रिएक्शन करते हैं तो कोशिश करो आज ही जाके इसे रिपीट कर लो, धीरे 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 याद होने शुरू हो जाएंगे। सक्षम, टिक जाओ बेटा। फ्रॉम जेम डाइहैलाइड्स, जेम डाइहैलाइड्स क्या होते हैं हमारे पास, जिसके अंदर एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हेलोजेंस लगे होते हैं, वो जेम डाइहैलाइड्स है। तो इसमें जेम डाइहैलाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हमने रिएक्ट कराया, तो यहां पर CH3 CH2CH डबल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH इधर कनेक्ट हुए। अब क्या हुई, इसकी वाटर रिलीज हुआ, यहां से वाटर रिलीज हुआ तो हमारे पास एसिटाइल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई है। क्लियर है? वाटर कैसे रिलीज किया? बच्चे हीट कर दो, हमने लिखा नहीं हुआ, लो वैसे तो खुद रिलीज कर देता है ये, बट अगर जरूरत पड़ती है तो हाई थोड़ा बहुत टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, वरना जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप वाटर रिलीज कर देता है। ये एक अनस्टेबल है बहुत ज्यादा, बीच में अनस्टेबल कंपाउंड है, यहाँ से H2O रिलीज होके वो एसिटाइल्डिहाइड की फॉर्मेशन करवाता है। क्लियर है? 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ये देखो जरा, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन को हमने KOH के साथ रिएक्ट कराया, चाहे KOH ले लो या NOH ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ KCl लिबरेट हो जाएगा, अनस्टेबल डबल बॉन्ड, ये दो OH लग गए हैं अपने पास, H2O रिलीज होगा, एसीटोन की फिर फॉर्मेशन होगी हमारे पास। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? बच्चे देखो, जेम डाइहैलाइड से जब हम रिएक्ट करा रहे हैं और मुझे एसीटोन की फॉर्मेशन करानी है, जेम डाइहैलाइड है, सीधा से किसी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दो, अनस्टेबल बीच में बनेगा, ये जो दो OH लगे, एक यहाँ से OH हटेगा, वाटर लिबरेट हुआ और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। हाँ तो याद रखने पड़ेंगे, बिल्कुल रखने पड़ेंगे। क्लियर है बच्चा? अब जो हमने किए हैं ये प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स का कॉम्बो था। बच्चे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमने किया था वो कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में पढ़ लिया था कि ये जो तीनों के तीनों हमारे पास हैं, एल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक है, सबके अंदर कॉमन क्या था, हमारा कार्बोनाइल ग्रुप। इससे होते हुए हमने नॉमेनक्लेचर, फिर रेजोनेंस इन कार्बोनाइल ग्रुप, ये पढ़ लिया था, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स तक पूरा टॉपिक हो गया था हमारा। अपना जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड से। अब प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, अब एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन में हमारे पास सबसे पहले आता है यहाँ पे बच्चा फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, रोजमेंस रिएक्शन। एसाइल क्लोराइड में क्या रहेगा, एसाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट सपोर्टेड ओवर and partially poisoned by addition of sulfur or barium sulfate. This reaction is called Roseman's reduction. कर क्या रहे हैं, एसाइल क्लोराइड है हमारे पास, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट या सल्फर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास होगा क्या, हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। मेन कहानी कहाँ है, यहाँ पे क्लोरीन हट के अगर हाइड्रोजन आ जाता है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो हमें हाइड्रोजनेशन करानी है, हाइड्रोजनेशन कराने के लिए हमें कराना क्या पड़ेगा, बेसिकली रिडक्शन कराना है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, रोजमेंस रिडक्शन। इसमें रिडक्शन कराने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, पहला तो कोई कैटलिस्ट, और उसके बाद उस रिएक्शन को थोड़ा सा रोकना है कि फर्दर और हाइड्रोजन की एडिशन नहीं करानी है, पूरा रिडक्शन कंटिन्यू नहीं करना है कि ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। तो हमें पहले क्या कराना पड़ेगा, पैलेडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे। हाँ जी, वो लास्ट टाइम वाला एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। तो पैलेडियम के प्रेजेंस में क्या होगा बच्चा,
क्लोरीन निकलेगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास ये एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है? सेम इसी में जो बेंजोइल क्लोराइड है अपने पास, यहां ये क्लोरीन हटेगा, इसकी जगह पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर है? Formaldehyde cannot be prepared by this method because formal chloride HOCl is unstable at room temperature. फिर आया हमारे पास from nitriles and esters. Nitriles are reduced to corresponding amine with the Sturnish chloride in the presence of hydrochloric acid, which on hydrolysis give corresponding aldehyde. कर क्या रहे हैं बच्चा? नाइट्राइल RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl gives imine, जिसकी फर्दर हमने H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कराया तो हमारे पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये हमारे पास क्या होता है? स्टेफेंस रिएक्शन। ये बाय नेम रिएक्शंस में आ जाएंगे, याद रखना है इन्हें। सीधा सीधा इक्वेशन सीधी सीधी याद होनी चाहिए तुम्हें। ऑल्टरनेटिवली ये क्या है हमारे पास? देखो, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड CH3 twice CHCH2 twice ALH is abbreviated as ALHIB4 twice। ये क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड DIBALH। It is used to reduce nitriles to amines which upon hydrolysis gives aldehyde। तो हमने नाइट्राइल्स को, ये जो अपने पास डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, उसके साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना? आइमाइन, जिसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कराई तो हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। क्लियर है ये? ठीक बात है बच्चे। फिर है हमारे पास फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइजेस मिथाइल ग्रुप टू अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स which on hydrolysis give corresponding benzaldehyde। this reaction is called Itard reaction। क्या हम बात कर रहे हैं कि जो अपने पास क्रोमाइल क्लोराइड है वो ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजेस मिथाइल ग्रुप टू अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, जिसकी बाद में फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे टोलुइन है, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करा है, CrO2Cl2 के साथ बेसिकली रिएक्ट कराया CH2 की प्रेजेंस में, तो CHOCrOCl2 ट्वाइस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई, हाइड्रोलिसिस हुआ तो बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाती है। फिर है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। टोलुइन ऑन क्लोरीनेशन गिव बेंजल क्लोराइड which on hydrolysis give benzaldehyde। this method is commercial method for manufacture of benzaldehyde। क्या करेंगे? टोलुइन है, क्लोरीन के साथ पहले रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बेंजल क्लोराइड बना, हाइड्रोलिसिस करी तो यहां से क्लोरीन हट जाएगा अपने पास, तो यहां पे बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है बच्चा। फिर है बाय बेटामिन कॉच रिएक्शन। ये गेटामिन कॉच रिएक्शन में क्या रहेगा? बेंजीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड रिएक्ट कराया तो सीधा सीधा बेंजल्डिहाइड बन जाता है। क्लियर है? ये जो बाय नेम रिएक्शंस आ रहे हैं बच्चा, इनके लिस्ट बनाते चलना, अप्रोक्सीमेटली 40 के नियर बाय टोटल बनेंगे और वो सीधा सीधा तुम्हें एग्जाम्स में दिख जाएंगे क्वेश्चंस। फिर है बच्चा फ्रॉम हाइड्रोसायनिक एसिड, एल्डिहाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोसायनिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाइड्रोसायनिक HCN प्लस CH3MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एडिशन प्रोडक्ट बना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पता है हर जगह पे ही आ रहा है, हर किसी की प्रिपरेशन में ला रहे होते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमारे पास क्या रहेगा? जो नाइट्रोजन है, बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट होता है, वहां MgBr चला जाता है, और जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप होता है वो वहां पे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट रह जाता है। जैसे इसके अंदर हमारे पास यहां पर ये जो कार्बन है इसके साथ एल्काइल ग्रुप आके अटैच करेगा और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हमारा MgBr आके जुड़ जाएगा। यही हुआ, एल्काइल ग्रुप हमारा कार्बन के साथ आ गया, नाइट्रोजन के साथ MgBr आई, एडिशन प्रोडक्ट है। फर्दर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे एक एसिडिक मीडियम के अंदर, तो इससे क्या होगा? एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी प्लस NH3MgOHBr सेपरेट आउट हो गया। क्लियर है? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपरेशन हो गया। फिर है राइमर-टाइमन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिनॉल जिस टाइम पे CHCl3 या सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, ये दोनों चाहिए हमें, जो CHCl3 भी है और NaOH भी है। तो हमारे पास क्या हुआ? ONa सोडियम फिनॉक्साइड आयन प्लस CHO लग गया यहाँ पे, एसिडिक मीडियम में फर्दर हाइड्रोलिसिस करी तो सैलिसाइलएल्डिहाइड बन गया हमारे पास। ONa की जगह वहां से नाइट्रोजन, ये अपना सोडियम लिबरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन की एडिशन हो जाती है, तो ये सैलिसाइलएल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। डन।
फिर है बच्चा अपना प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में हमारे पास क्या होगा, एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड अभी हमने ऊपर भी यूज किया था, C डबल बॉन्ड O और उसी कार्बन के साथ डायरेक्टली जिस टाइम पे क्लोरीन अटैच्ड होता है। तो एसाइल क्लोराइड्स में ऑन ट्रीटमेंट विद डाई एल्काइल कैडमियम गिव्स कीटोन। ग्रिग्नार्ड, देखो डाई एल्काइल कैडमियम वाला कहाँ है, इस वाले रिएक्शन पे ध्यान देना, 2R C डबल बॉन्ड OCl, एसाइल क्लोराइड on treatment with dialkyl cadmium R2CD in the presence of dry ether gives ketone। कैडमियम क्लोराइड हमारा अलग निकल गया। एग्जांपल जैसे एसिटाइल क्लोराइड है, डाइइथाइल कैडमियम के साथ हमने रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, CdCl2 बन गया और हमारे पास क्लोरीन हट के यहाँ पे एल्काइल ग्रुप की एडिशन हो जाती है, जिससे ये क्या बन गया हमारे पास, कीटोन। क्लियर है। फिर है फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, देखो एरोमेटिक या या अपना एलिफेटिक जो भी होगा, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है या ये लगा लो यहाँ पे बेंजीन ग्रुप लगा होता है या सिंपल एल्काइल ग्रुप लगा होता है। एसिटाइल ग्रुप के साथ ही रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड CH2। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये जो अपना एल्काइल ग्रुप है वो जाके ये पूरा का पूरा ये वाला ग्रुप अपना जाके डायरेक्टली बेंजीन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, बेसिकली कीटोनिक ग्रुप फॉर्म हो गया इसमें। ये क्या है हमारे पास, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फिर है नाइट्राइल्स में से, व्हेन अ नाइट्राइल इज ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस यील्ड अ कीटोन C6H5MgBr प्लस CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास सेम कहानी आ रही है बच्चा, MgBr हमारे पास जाके जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के साथ, और जो हमारा जो एल्काइल ग्रुप था यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे हमने बेंजीन रिंग वाला लगाया हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, वो जाके कार्बन के साथ जुड़ जाएगा डायरेक्टली। अब हाइड्रोलिसिस करेंगे इसकी तो हमारे पास कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है, प्रोपेन फिनॉल या 1-फिनाइल प्रोपेनॉन फॉर्म हो गया हमारे पास। क्लियर है ये, ठीक है। अब यहाँ के बाद आता है बच्चे बॉइलिंग पॉइंट। देखो अभी तक जो हमने किया सीधा सीधा याद करने वाला पार्ट ज्यादा था, अब हमारे पास अंडरस्टैंडिंग में क्या आता है। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन द हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर। सीधी कहानी क्या है, अगर किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा होगा कि वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होंगी। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहाँ ज्यादा स्ट्रांग होंगी, जहां पे पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी, पोलैरिटी होगी तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा, या हाइड्रोजन होगा साथ में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। तो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर कार्बन के साथ ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्डेड है, कार्बन के साथ डायरेक्ट ऑक्सीजन बॉन्डेड है, तो वहां पे पोलैरिटी अराइज हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। लेकिन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं अटैच है ना, याद करके देखो, एल्कोहल्स में जैसे OH था वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक्सट्रीमली हाई होने की वजह से वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जो एक्सट्रीमली स्ट्रांग रहता है। लेकिन नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स में ना तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अपने पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एल्कोहल्स में है, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उनका होना चाहिए। जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स है उनके अंदर क्या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो इनका मॉडरेट रहना चाहिए। और जो बाकी हाइड्रोकार्बन्स है कंपैरेटिवली उनके अंदर अगर ऐसा कुछ नहीं है, पोलैरिटी नहीं है, तो उनका लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। क्लियर है ये। तो यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट of aldehyde and ketones are higher than the hydrocarbons and ethers of comparable molecular masses because of weak intermolecular association arises due to dipole-dipole interactions। Clear है ये? Also ये बात समझ में आ गई ना, dipole-dipole interaction इसके अंदर आ गया बीच में। Also their boiling points are lower than those of alcohols of similar molecular masses due to absence of intermolecular hydrogen bonding। क्लियर है, एल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई है तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस आ गई हैं, तो उनके कंपैरेटिवली बॉइलिंग पॉइंट कम है, लेकिन बाकी हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरेटिवली इनका बॉइलिंग पॉइंट ऊपर है क्योंकि वहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ गया था। क्लियर है। फिर है बच्चा सॉल्युबिलिटी। लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन आर मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बीच में पोलैरिटी आ गई है। अगर पोलैरिटी आ गई है तो ऑक्सीजन जो डेल्टा नेगेटिव है वो वाटर के डेल्टा पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होगा। वैसे भी देखो मिसिबिलिटी या सॉल्युबिलिटी का एक ही रूल है, लाइक डिसॉल्व लाइक है। अगर पोलर सॉल्वेंट के अंदर पोलर सॉल्यूट को डालोगे तो घुल जाएगा, नॉन पोलर को डालोगे तो नहीं घुलेगा। वाटर अपना क्या है, पोलर, तो उसके अंदर अगर डाइपोल वाली चीजें, पोलैरिटी वाली चीजों को डाल दोगे तो वो सॉल्युबल रहेंगे।
तो हमारे पास सीधा सा है जो अपना एल्डिहाइड और कीटोन्स है वो पोलर है, तो पोलर है तो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कब तक? जब तक वो लोअर मासेस पे है, मतलब मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल टाइप है, जो छोटी चेन्स है। इसके बाद जब देखो, और डिफरेंस बिटवीन सी डबल बॉन्ड सी एंड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड्स, इसमें क्या है? पहले एक बार वो हायर मॉलिक्यूलर मासेस के लिए बताता हूं। जब एक्सट्रीमली हायर मॉलिक्यूलर मासेस होने लगते हैं तो क्या होता है, वो जो डायपोल वाला इंपैक्ट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। तो लोअर मोलर मासेस वाले जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है वो ज्यादा सॉल्युबल होंगे वाटर के अंदर एज कंपेयर टू बल्कि, जिसके अंदर जितना ज्यादा बड़ी चेन या ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स ऐड होते जाएंगे, एल्काइल ग्रुप्स लंबी चेन चलाते जाएंगे, उतना ही सॉल्युबिलिटी रिड्यूस होती जाएगी। यहां पे अब हमारे पास डिफरेंस बिटवीन सी डबल बॉन्ड सी एंड सी डबल बॉन्ड ओ, एक हमारे पास देखो है तो दोनों डबल बॉन्ड, लेकिन ये क्या है? इथाइलेनिक बॉन्ड और ये कार्बोनाइल बॉन्ड। हेलोजन एसिड एंड H2SO4 अंडरगोस एडिशन रिएक्शन। जहां पर भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो हेलोजन्स हो जाते हैं, हेलोजन एसिड्स होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो वो एडिशन रिएक्शन होता है। एडिशन कैसे? डबल बॉन्ड ब्रेक करता है, एक पे हाइड्रोजन एक पे क्लोरीन लग जाती है कि नहीं? हेलोजन आता है डायरेक्टली वो बॉन्ड ब्रेक करवा देता है, कार्बोकेटाइन बनाएगा और एक पे क्लोरीन आ जाता है। मार्कोनेव एंटी मार्कोनेव उसी टाइम पे हमने समझा था, तो डायरेक्ट होता है। लेकिन अगर कार्बोनाइल बॉन्ड होगा तो दे डू नॉट फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विद कार्बोनाइल बॉन्ड। ये ध्यान रखना, डायरेक्ट हाइड्रोजन एसिड्स हैं, हेलोजन एसिड्स हैं, वो हमारे पास डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन नहीं कराते। फिर सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना? कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके उस पर अटैक कर रहा होता है और वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। लेकिन सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? जो कार्बन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड वाला रहेगा वहां पर हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड करता है। लेकिन सी डबल बॉन्ड ओ वाला, दैट इज कार्बोनाइल कार्बन के केस में, उसमें हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रहता है। ये याद रखना बच्चे। फिर अब इसके रीजन देखो क्या है। सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो पोलर इन नेचर है एंड शोज रेजोनेंस। सी डबल बॉन्ड हो यहां पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव रहेगा तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव हमेशा ही है, पोलर इन नेचर है, रेजोनेंस हाइब्रिड के अकॉर्डिंगली भी। तो इसी रीजंस की वजह से वो जो सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड ओ है उनकी रिएक्टिविटी टोटली डिफरेंट तरीके से चलती है। क्लियर? फिर है रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स, अगर एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आता है तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट डायरेक्टली आएगा कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो पोलैरिटी अराइज हो गई है, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, तो डेफिनेटली वो डेल्टा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और उस पर आके जब अटैक करेगा ये हमारा क्या प्रोसेस चलेगा? स्लो इंटरमीडिएट स्टेप बनेगी। जैसे हमने हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स में SN1 SN2 में पढ़ा था कि जब वो आके अटैक कर रहा होता है तो ये क्या होता है? स्लो स्टेप्स चलती है। उसके बाद फास्ट क्या आएगा? जब H आ जाएगा वहां पे, तो जब ये H पॉजिटिव आएगा वो सीधा आके किस पे अटैक करेगा बच्चा? H आएगा ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि H पॉजिटिव है, O नेगेटिव पे आके जुड़ जाएगा तो एडिशन प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। तो अपने पास न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की प्रेजेंस में एल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर है ये? सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? वो क्या रहे? ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये आके कार्बन डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करेगा, जो स्लो रहेगी फर्स्ट स्टेप में, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया इसके साथ, और H पॉजिटिव आके फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है जो कि एडिशन प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म कराता है। क्लियर बात है? किसी को दिक्कत तो नहीं बचे इसमें? फिर इसके बाद आता है हमारा रिलेटिव रिएक्टिविटीज। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन कीटोन्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। देखो अब कहानी समझो, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों के अंदर कार्बोनाइल कार्बन लगा हुआ है, तो दोनों के अंदर एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव क्यों होंगे? पहला तो काम क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट पता है बच्चे सबको क्या होता है? जब कार्बन की चेन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगता है, ऐसे ही होता है ना, कोई ज्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा हो तो उसकी वजह से पूरी चेन के ऊपर जो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते थे। तो यहां पर होता क्या है? सिंस एन एल्काइल ग्रुप हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, पता है ना एल्काइल ग्रुप क्या देता है? प्लस आई देता है, तो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट, हेंस ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द कार्बोनाइल ग्रुप
greater the electron density on carbonyl carbon, thus it lowers the attack of nucleophile that result in the decrease in reactivity. समझ में आई है ये बात किसी को? देखो कहानी समझो बच्चा, हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, ये वाला न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है कि नहीं। अब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर कार्बन में ये जो ए लगा है, इस ए की जगह अगर कोई एल्काइल ग्रुप लगा होता, बी की जगह कोई एल्काइल ग्रुप लगा होता, तो क्या होगा? ए और बी की जगह अगर एल्काइल ग्रुप है तो ये तो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको दे देंगे क्योंकि प्लस का इफेक्ट देते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर ज्यादा आ जाएगा तो इस डेल्टा पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा कि नहीं? जितना डेल्टा पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होता जाएगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल होता जाएगा। न्यूक्लियोफाइल फिर क्यों ही आएगा अटैक करने जब यहां कोई चार्ज ही नहीं है पॉजिटिव। समझ में आई है? तो जो हमारे पास कीटोन्स हैं उसमें इस कार्बन के दोनों तरफ कार्बन लगा होता है तो प्लस का इफेक्ट ज्यादा होगा, लेकिन एल्डिहाइड के अंदर क्या होता है, यहां पे एक साइड में हाइड्रोजन होता है तो इसमें प्लस का इफेक्ट सिर्फ एक साइड से आ सकता है, दूसरी साइड से नहीं आएगा, जिसकी वजह से एल्डिहाइड्स के अंदर डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज कॉम्प्रोमाइज कम होता है, इसलिए उसके रिएक्टिविटी कीटोन्स के कंपैरेटिवली ज्यादा रहती है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है ना बच्चा? यही इसमें क्या देखो, फॉर्मेल्डिहाइड में सीधा सीधा कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है तो हाईएस्ट रिएक्टिविटी रहेगी इसकी। फिर एल्डिहाइड में एक अल्काइल ग्रुप लग गया तो एक प्लस का इफेक्ट देगा, और कीटोन के अंदर दो दो एल्काइल है तो दोनों तरफ से प्लस का इफेक्ट देंगे, कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया तो अब न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है ना? फिर है स्टेरिक इफेक्ट। अब देखो स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है। स्टेरिक इफेक्ट के अंदर हमारे पास आता है बच्चा, as the number of alkyl group attached to the carbonyl carbon increases, steric hindrance बेसिकली, है ना। जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कौन है? जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब उसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है काफी सारा, खुद नेगेटिव चार्ज है वो। अब अगर एक कार्बन के आसपास कोई बड़े बड़े से अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो उसे स्टेरिक हिंड्रेंस देंगे आने वाले न्यूक्लियोफाइल को। जब वो न्यूक्लियोफाइल को इतना ज्यादा रिपल्शन मिलेगा तो वो अटैक कैसे करेगा? तो जो हमारा कीटोनिक ग्रुप है, कीटो के ऊपर तो होता ही इधर भी अल्काइल इधर भी अल्काइल है, बीच में एक ऑक्सीजन लगा हुआ, तो इस कार्बन पे अटैक करना बहुत टफ हो जाएगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा? एज द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बोनाइल कार्बन इंक्रीजेस, द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनाइल कार्बन बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। यही होता है। यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड में एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं लगा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है। एल्डिहाइड के अंदर एक अल्काइल ग्रुप लगा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस होनी शुरू हुई है। लेकिन एसीटोन के अंदर, जो हमारे पास ये प्रोपेनोन, एसीटोन के अंदर क्या हुआ? यहाँ तो तीन तीन है, तो अब इतनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई है कि कोई भी हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर ही नहीं पाएगा। क्लियर है ये बात बच्चा? ठीक है। डाइआइसोप्रोपाइल कीटोन, अब इसके अंदर तो और ज्यादा बढ़ गए हैं, जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट करती जाएगी। क्लियर बात है ये? तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर समझ में आ रहा है कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे, कीटोन्स कम रिएक्टिव रहेंगे, और एल्डिहाइड्स के अंदर भी ज्यादा रिएक्टिव कौन सा रहेगा? फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि उसके अंदर एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है। क्लियर है? और कीटोन्स के अंदर भी कैसे देखेंगे? जिस कीटोन के अंदर जितनी छोटी ब्रांचेस होंगी उतना ज्यादा रिएक्टिविटी रहेगी उसकी। क्लियर है? फिर है रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इन जनरल aromatic aldehydes and ketones are less reactive than corresponding aliphatic analogues। क्यों भाई? जनरली हम क्या बात कर रहे हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं जो एंड कीटोन्स हैं वो लेस रिएक्टिव है देन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिफैटिक, क्योंकि जो एरोमेटिक रहेगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट आ जाता है, जिसको क्या कहते हैं? प्लस आर इफेक्ट, है ना। सिंस एरोमेटिक आ गया, एरोमेटिक मतलब वही अपना बेंजीन रिंग वाला पार्ट आ गया, बेंजीन रिंग जैसा कुछ आ जाता है तो वहां रेजोनेंस घूम जाती है। तो उसकी वजह से बेंजीन रिंग की रेजोनेंस की वजह से इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बोनाइल कार्बन, क्योंकि जो बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो घूमता जा रहा है रेजोनेंस में, और रेजोनेंस के अंदर घूमेगा तो क्या होगा? पार्शियल इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बोनाइल कार्बन पे जाएगा तो उसके डेल्टा पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, रिएक्टिविटी रिड्यूस करा देगा। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइल एराइल कीटोन्स। ये बस ध्यान रखना। एल्डिहाइड्स हैं तो ऑब्वियसली कीटोन्स के कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे, बाकी हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे, लेकिन खुद के ही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिफैटिक कंपाउंड्स के कंपैरेटिवली एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कम रिएक्टिव रहेंगे। क्लियर है? रीजन क्या है? प्लस आर इफेक्ट। फिर है सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन एग्जांपल्स में हमारे पास बचे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन ऑन रिएक्शन विद HCN गिव साइनोहाइड्रीन्स HO
HCN के साथ जिस टाइम पे रिएक्ट करेगा तो ये आके H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो CN नेगेटिव निकल गया, वाटर निकला। अब ये जो CN नेगेटिव है ये क्या है बच्चा, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा हमारे इस कार्बन के पास, जो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है उसके अंदर जो कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन, उस पर जाके अटैक करेगा, इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है जो, और फिर फर्दर फ्रॉम H2 है जो H पॉजिटिव आया है वहां से HCN हमारा लिबरेट हो जाएगा, मतलब HCN से साइनो ग्रुप जो आया था वो था, और यहाँ पे हमारा जो H आया था वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन करा लेता है। जैसे एसिटाल्डिहाइड में HCN की प्रेजेंस में क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है ये? ठीक है। साइनोहाइड्रिन्स आर यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट, दैट इज साइनोहाइड्रिन्स हैं जैसे, इनको LiAlH4 या एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराते हैं तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बना रहे हैं, या फिर अल्फा बीटा अमीनो एल्कोहल्स की फॉर्मेशन कराते हैं। ठीक बात है। इसके बाद है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं बच्चे। हमारे पास जो इस चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक था वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस था। उसके बाद वाला आज का जो टॉपिक है अपना वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या रहेगा, देखो एल्डिहाइड्स डिफर फ्रॉम कीटोन इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। मेन कहानी कहाँ है, अब हमने लास्ट टाइम भी बहुत डिटेल में बात करी थी कि जो अपने पास एल्डिहाइड और कीटोन्स है उनकी रिएक्टिविटी में डिफरेंस क्यों आता है, किस वजह से आ रहा था, प्लस आई इफेक्ट के इंपैक्ट की वजह से, और उसकी वजह से ही वहां पर जो उनकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का वे रहेगा वो टोटली डिफरेंट रहने वाला है। क्या रहेगा, एल्डिहाइड्स differ from ketones in their oxidation reactions. Aldehydes are easily oxidized to carboxylic acid containing the same number of carbon atom because aldehyde contains hydrogen atom attached to carbonyl group. यही है, अगर हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है वहां पे तो उसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी कम रहती है, ऑक्सीजन की एडिशन थोड़ी आसान रहेगी, तो ऑक्सीडाइज होना थोड़ा इजी रहेगा, which can be converted into alcohol group without involving the cleavage of any other bond. क्लियर है ये? तो हमारे पास जैसे एल्डिहाइड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा है तो सीधा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करवा सकता है वो। अनलाइक एल्डिहाइड्स, कीटोन डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड ग्रुप एंड हेंस दे कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ये हमारे पास क्या, ये कीटोनिक ग्रुप है, तो इसको ऑक्सीजन के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे भी तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, तो सीधा सीधा नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता वीक के साथ। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे तो उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन जो होगा तो हमारे पास क्या बना, एक ये कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट बन गया बाय क्लीवेज ऑफ C1C2 बॉन्ड। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है हमारे पास, C1 और C2 का, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा यहां से। उसके अंदर क्या था, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड सीधा टूट रहा था, वहां पे ऑक्सीजन की एडिशन हो रही थी, OH जुड़ गया था, तो हमारे पास क्या बन रहा था, उसके वजह से सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन थी। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, कोई भी हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच नहीं है, डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच नहीं है तो वो वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, हाइड्रोजन है नहीं तो वो बॉन्ड ही नहीं है, बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पे अगर मुझे ऑक्सीडेशन करानी है तो क्या कराना पड़ेगा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, है ना, या ये वाला टूटे या ये वाला टूटे। अब इसके आगे का रूल समझ में आएगा कि कौन से वाला ब्रेक करता है, इधर वाला ब्रेक करता है या उधर, वो आगे मैं रूल में अभी बताने वाला हूं। लेकिन हम अभी क्या बात करें, C1C2 का जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी हमारे पास RCOOH, और ये R-C2CH2COH ये अलग बन गया, तो दोनों हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हुई है बाय द क्लीवेज ऑफ C1C2 बॉन्ड। क्लियर है? अब यहां देखो, जैसे पेंटेन 2 है, अगर मैं इसकी सीधा ऑक्सीडेशन कराऊं तो नहीं होगा, तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना क्या पड़ा, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, तो यहां पर अब ये जब ब्रेक करेगा, देखो अब यहां पर मैंने जैसे तुम्हें बोला कि 2 तरीके हैं, एक C1C2 वाला बॉन्ड टूटे, एक C2 और C3 वाला बॉन्ड टूटे, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन दोनों तरफ कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो कार्बोनाइल कार्बन वाला ही जो CC बॉन्ड होगा वो ब्रेक करेगा। तो ये भी कार्बोनाइल कार्बन वाला CC बॉन्ड है और ये भी, ये दोनों बॉन्ड टूट सकते हैं। अब इनके अंदर हमारे पास जब C1, C2 और C3 वाला बॉन्ड टूटा तो हमारे पास एसिटिक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगा, है ना, ध्यान से देखो, जैसे C2 और C3 वाला अगर बॉन्ड टूटेगा तो इधर 1 2 कार्बन और यहां ऑक्सीजन है, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3COOH एसिटिक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट। और जो प्रोपेनोइक एसिड है ये वाला जब 1 2 और 3 और इनके साथ C डबल बॉन्ड OH लगेगा, ये हमारे पास क्या, ये एज अ माइनर प्रोडक्ट बनेगा।
मेजर कौन सा बना है? जो छोटी वाली चेन थी। अब अगर C1 और C2 का बॉन्ड टूटेगा तो इसमें क्या रहेगा? एक फॉर्मिक एसिड बनेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट और ब्यूटारिक एसिड क्या बनेगा? एज अ माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है ये बात समझ में आ रही है ना? हो क्या रहा है, जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके साथ जो अटैच्ड कार्बन होगा वो इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रेक करेगा और हमारे पास दो तरह के जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो हमें मिलेंगे। जो छोटे वाली चेन होगी वो एज अ मेजर प्रोडक्ट रहेगा और बड़े वाली एज अ माइनर प्रोडक्ट की तरह मिलेगा। क्लियर है? अब यहां एक रूल आता है, प्रोफेप्स रूल। इसमें क्या है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल क्या होता है बच्चे? कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड लंबी चेन होगी और एक साइड छोटी चेन होगी, वही हमारे पास अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिक में क्या है, जैसे पेंटेन टू ओन द कीटो ग्रुप स्टेट प्रेफरेंशियली विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। क्लियर है? क्या रहेगा, जो कीटो ग्रुप रहेगा वो किसके साथ जाएगा? जो छोटे वाला ग्रुप रहेगा। क्लियर है? तो वही छोटे वाली ग्रुप हमारा एज अ मेजर प्रोडक्ट काम करेगा। अब आता है टॉलिन्स टेस्ट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट की तरह भी जब हम यूज करेंगे। देखो जरा, टॉलिन्स टेस्ट के अंदर हमारे पास क्या है बच्चा? टॉलिन्स रिएजेंट is an ammoniacal solution of silver nitrate, that is AgNO3। पता है सबको ये टॉलिन्स reagent? When an aldehyde is heated with freshly prepared टॉलिन्स reagent, a bright silver mirror is produced to the formation of due to the formation of silver metal। क्या कहानी है समझो फिर से। अपने पास देखो टॉलिन्स reagent होता क्या? सिल्वर नाइट्रेट। अब मैं सिल्वर नाइट्रेट को जिस टाइम पे एल्डिहाइड के साथ हीट करूंगा, टॉलिन्स reagent को सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब हम हीट करेंगे तो वहां ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होता है। बेसिकली सिल्वर मिरर क्या प्रोड्यूस होता है? वो सिल्वर मेटल फॉर्म हो जाता है और वो सिल्वर मेटल जो फॉर्म होता है उसके लिए हम उसको क्या कह रहे हैं कि वो सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहे हैं हमें। तो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर क्या दिखा रहा है हमें कि टॉलिन्स रिएजेंट अगर किसी चीज के साथ रिएक्ट करके सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब वहां पे एल्डिहाइड होना चाहिए। जैसे एल्डिहाइड है, अगर टॉलिन्स रिएजेंट के साथ हमने रिएक्ट कराया, ठीक है, तो हीट किया हमने, तो क्या बना? RCO नेगेटिव प्लस 2Ag जो कि सिल्वर मिरर है। NH3 रिलीज हो गया, वाटर रिलीज हो गया, ये सारे निकल गए। लेकिन मेन हम किसकी बात कर रहे हैं कि अगर सिल्वर मेटल रिलीज हुआ है वहां पे, सिल्वर मिरर टेस्ट अगर मिल गया, इसका मतलब वहां पे क्या होना चाहिए? एल्डिहाइड होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। Both aliphatic and aromatic aldehyde reduce टॉलिन्स reagent। ये याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चंस के अंदर मिल जाएगा ये कि एल्डिहाइड्स के अंदर सिल्वर मिरर टेस्ट कैसे काम कर रहा है। सिल्वर मिरर टेस्ट, अगर ये भी हम बात करें कि प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड्स, अभी तक हमने जितने किया ज्यादातर वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को डिटेक्ट कर रहा था, तो ये स्पेसिफिकली सिर्फ एल्डिहाइड के लिए हमारे पास क्या? सिल्वर मिरर टेस्ट। जो एल्डिहाइड्स होंगे अगर हम उसको टॉलिन्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे। क्लियर है? यहां पे ये बात समझ में आ गई। फिर आता है हमारे पास फेलिंग्स टेस्ट। देखो फेलिंग्स टेस्ट में हमारे पास क्या है बच्चा? फेलिंग्स रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन A and B। फेलिंग सॉल्यूशन A is in aqueous copper sulfate and फेलिंग सॉल्यूशन B is in alkaline sodium potassium tartrate, जिसे रोशेल सॉल्ट भी कहते होते हैं। ठीक है, बेसिकली फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन हमारे पास दो चीजों से मिलकर बन रहा है। पहला कौन सा बन रहा है हमारे पास? फर्स्ट चीज क्या है उसके अंदर? इट इज इन एक्वस कॉपर सल्फेट, और दूसरी चीज क्या है? एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इन दोनों के कॉम्बो को हम क्या करें कि फेलिंग सॉल्यूशन है। अब दीज टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट बिफोर टेस्ट। ये दोनों को कंबाइन किया, क्या बना? फेलिंग सॉल्यूशन मिल गया। अब जब हम एल्डिहाइड को फिलिंग्स रिएजेंट के साथ हीट करते हैं, a reddish brown precipitate is obtained and aldehydes are oxidized to the corresponding carboxylate ion। एल्डिहाइड है, फिलिंग सॉल्यूशन, फिलिंग सॉल्यूशन में हमारे पास कॉपर सल्फेट से Cu2 पॉजिटिव लिबरेट हो गया, OH नेगेटिव आया, हीट किया, RCO नेगेटिव दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन हुआ, और ये रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट जो कॉपर ऑक्साइड के हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अब देखो लॉजिक समझना, सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहले जब हमने टेस्ट शुरू किए थे हमने कहा था कार्बोनाइल कार्बन की प्रेजेंस दिखी थी, कीटो और एल्डिहाइड मिला जुला के दे रहा था। अब हमने सेपरेट करना शुरू किया, कीटोनिक ना तो सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे ना हमारे पास फिलिंग्स टेस्ट देंगे। लेकिन मेन सिल्वर मिरर टेस्ट के अंदर क्या था? सिल्वर मिरर टेस्ट एरोमेटिक और एलिफैटिक दोनों दे रहे थे। अब मेरे को उनको भी डिस्टिंग्विश करना है।
मुझे ये बताना है कि वो एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। तो मैं अब कौन सा टेस्ट करूंगा बच्चे? फेलिंग्स टेस्ट, क्योंकि फेलिंग टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कौन से वाला देगा अपने पास? जो एरोमेटिक नहीं होगा। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डज नॉट रिड्यूस्ड फेलिंग सॉल्यूशन। क्लियर है? तो हमें ये तो पता चल गया कि एल्डिहाइड है, वो सिल्वर मिरर टेस्ट से पता चल गया। लेकिन अगर ये पता लगाना है कि वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक है या एलिफेटिक है, तो हम क्या करेंगे? ये अपना फेलिंग सॉल्यूशन कर लेंगे। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट के अकॉर्डिंगली सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ही ब्राउन प्रेसिपिटेट, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कराएंगे। बात समझ में आ रही है? सीधा सा लॉजिक पता चल रहा है। चलो, इसके बाद है हमारे पास बेंडिक्ट टेस्ट। इसमें अब देखो क्या है, बेंडिक्स टेस्ट के अंदर solution is in Bendix solution is an alkali solution of Cu2 positive ion complexed with citrate ions, whereas filling solution is an alkaline solution of Cu2 positive ion complexed with tartrate ion। यही फर्क है सिर्फ। जो Bendix solution है ये हमारे पास क्या है बच्चा? जिसके अंदर Cu2 positive ion complexed with citrate ion। फिलिंग में क्या था? इट इज कॉम्प्लेक्स्ड विद टार्ट्रेट आयन। यही था ना, हमने यही करा था ऊपर। तो अब इसमें जब सिट्रेट आयन के साथ हम मिक्स कर रहे हैं तो बेंडिक्ट सॉल्यूशन रिएक्ट्स इन द सेम वे एज फिलिंग सॉल्यूशन। बिल्कुल सेम रहेगा, सेम वही हमारे पास क्या रहेगा? जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो प्रोड्यूस हो जाएगा और वहां पे हमारे पास रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो चाहे फिलिंग्स टेस्ट कर लो, चाहे वो हमारे पास ये बेंडिक्स टेस्ट कर लो, दोनों से सेम ही रिजल्ट मिलेगा और दोनों हमारे पास प्रेजेंस ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड क्लियर करते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास आता है बच्चा ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हैफमोन रिएक्शन। अब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन में बेसिकली हमारे पास क्या है? देखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप लिंक्ड टू कार्बोनाइल कार्बन एटम, दैट इज मिथाइल कीटोन्स, आर ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोहेलाइड टू द sodium salt of corresponding carboxylic acid having one carbon atom less than that of the carboxyl compound. The methyl compound is converted into haloform. बेसिकली कर क्या रहे हैं? देखो, बहुत सीधी सी कहानी है। हमारे पास ये क्या है? एल्डिहाइड गिवन है अपने पास, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, NaOH के साथ रिएक्ट करा है, X क्या होगा? कोई हेलो ग्रुप लगा होगा। तो यहां पर जो O पॉजिटिव, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव यहां आके इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, बना, और ये CHX3 ये जो हमारे पास था ये सेपरेट आउट हो गया। क्लियर है? तो हर बार जो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा ये हर बार क्या होगा? एक कार्बन कम वाला बनेगा। ऊपर डेफिनेशन में पढ़ो, सॉल्ट, द सोडियम सॉल्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग वन कार्बन एटम लेस देन दैट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। जो कार्बोनाइल कंपाउंड में अगर 3 थे तो ये एक मिथाइल ग्रुप तो हर बार हटेगा, तो इसीलिए जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो एक कार्बन कम वाला निकल के आएगा जो सोडियम सॉल्ट बनेगा। तो ये हमारे पास सोडियम सॉल्ट आ गया। क्लियर है? सिमिलरली इसके अंदर देखो, यहां पर हमारे पास जो ये कंपाउंड है इसके अंदर ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये हट जाएगा और यहां पे हमारे पास क्या आएगा? O नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्लियर है? ये बात समझ में आई? यहां पे देखो, ये जो अपने पास पूरा कंपाउंड था, इस पूरे कंपाउंड के अंदर मेन है ये वाला जो CH3 है, ये वाला जो CH3 है इसकी जगह पे हमारे पास O नेगेटिव और Na पॉजिटिव फॉर्म हो जाता है, जुड़ जाता है, और हमारे पास लिबरेट क्या हुआ? CHCl3। कौन से वाले बेटा? कार्बोनाइल कार्बन के साथ वाला देखो ना, सिर्फ, दूसरा कुछ नहीं हटेगा। कौन सा हटेगा? जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ है। क्लियर बात है ये? किसके लिए? कार्बोनाइल कार्बन के साथ वाला ही सबसे ज्यादा पोलराइज रहेगा ना। ये अपना प्लस आई इफेक्ट दे रहा है उधर से, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखा रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर दे रहा, तो ये वाला बॉन्ड सबसे ज्यादा आसान हो गया ब्रेक करना। क्लियर है? हाँ जी बच्चा, ये पता चल गया ना सबको कि जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच वाला मिथाइल ग्रुप होगा हर बार वो हट जाएगा और इसकी जगह O नेगेटिव Na पॉजिटिव आके अटैच हो जाएगा, सोडियम सॉल्ट हमारे पास फॉर्म होता रहेगा। क्लियर है? अब फिर आता है हमारे पास देखो रिडक्शन। हमारा ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक खत्म हुआ। अब रिडक्शन में क्या है? रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। The carbonyl group of an aldehyde or ketone is reduced to methylene group to form the hydrocarbon. सबसे पहले देखो ये क्या है? Clemmensen reduction. It involves the reduction of carbonyl group to CH2 group and it is carried out in the presence of zinc amalgam and concentrated HCl. क्या कर रहे हैं बच्चे? कार्बोनाइल कार्बन है, रिडक्शन करानी है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा है,
जिंक अमेलगम, जिंक अमेलगम समझ में आता है सबको, जो हमारे पास मरकरी के साथ मिलके जो अलॉय बनता है, जिंक अमेलगम हो गया। पर में मॉलिक्यूलर फार्मूला था किसका? जिंक अमेलगम। जिंक अमेलगम में सीधा ZnHg है बच्चा, ठीक है। इसके साथ हम रिएक्ट कराएंगे कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, तो क्या होएगा, हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो जाएगी, साथ में वाटर लिबरेट हो जाएगा। यानी नॉर्मल हाइड्रोजन और जिंक अमेलगम की प्रेजेंस में सीधा देखो, ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन कहीं से हम प्रोवाइड तो करेंगे ना, नेसेंट हाइड्रोजन आएगा कहां से, तो आएगा तो कोई एसिडिक मीडियम के अंदर डालेंगे जहां से H पॉजिटिव रिलीज हो रहा होगा, वो अलग कहां है। एसिडिक मीडियम है। हाँ, एनी एसिडिक मीडियम, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि वहां हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन प्रोवाइड करने के लिए लेकिन कोई होना चाहिए वहां पे, जो हाइड्रोजन जहां से हमें मिलेगा उसके साथ जिंक अमेलगम की प्रेजेंस में। जैसे ये देखो ना, ये कंसंट्रेटेड HCl हमने डाला तो है, ये HCl अपने आप HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में डिसोसिएट करके हाइड्रोजन अवेलेबल करा देगा, और जिंक अमेलगम की प्रेजेंस के अंदर वो कार्बोनाइल कंपाउंड ब्रेक करके वाटर फॉर्म करवाएगा, हाइड्रोकार्बन हमें मिल गया। क्लियर है बच्चा? फिर है ये वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन। वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन जो है रिडक्शन है, ये फिर उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैंने टॉपिक शुरू होने से पहले कहा था, आज के जितने भी हैं बाय नेम रिएक्शंस हैं, टेस्ट हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना एक चीज तुम्हें पक्का पेपर में मिलेगी। In this method, the aldehyde or ketone is heated with hydrogen and potassium hydroxide or NaOH in high boiling solvent such as ethylene glycol. एल्डिहाइड या कीटोन को हम क्या कर रहे हैं बच्चे, NH2 H2 के साथ की प्रेजेंस में, मतलब H2 वाटर बेसिकली लिबरेट होगा, हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ, NH2 दैट इज। तो यहाँ पे NH2 वाले के साथ तो जब भी रिएक्ट करते हैं क्या होता है, जो यहाँ पे लगा होता है वो हट जाता है, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कार्बोनाइल कार्बन वाला जो है ऑक्सीजन हटेगा, वहां पे ये जाके बॉन्ड बना लेगा, ऐसे ही रहेगा। नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लगा वो हटा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बोनाइल कार्बन के साथ, ऑक्सीजन लिबरेट हो जाती है, ये बन गया। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हमने हीट किया था और इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, तो सीधा सा हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो गया और नाइट्रोजन निकल जाएगा यहां से। ठीक है, वापस से देखो बच्चे, एल्डिहाइड या कीटोन है, जब हमारे पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहा है तो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन वाला जो पार्ट है वो हटके NH2 और N वाला बॉन्ड सीधा सीधा बनता है। ये हमने नाइट्रोजन के साथ वाले जो रिएक्शंस पढ़े थे उसमें देखा था, हाइड्रोजन वाले रिएक्शंस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हीट किया इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, तो सीधा सीधा हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन बना और नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। क्लियर है ये? अब अपने पास देखो बच्चे, इस रिएक्शन पे ध्यान दो, यहां पर भी हमारे पास क्या है, जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ क्या है, एल्काइल ग्रुप अटैच है, हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, सेम वही कहानी होगी कि वहां पे अपने पास जो ये कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच्ड ऑक्सीजन है, इसकी जगह पे NNH2 लग गया, है ना, यही वाला है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हमारे पास ग्लाइकोल के साथ हीट किया, तो क्या हुआ, जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप है ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी और हमारे पास जो अपना सिंपल हाइड्रोकार्बन है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, इथाइल बेंजीन की फॉर्मेशन हो गई है। एसिटाल्डिहाइड है, सेम बिल्कुल सब कुछ यहां चल रहा है। क्या होगा, मेन अपना कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना, ये वाला बॉन्ड अपना, पहले तो हाइड्रोजन जब इसके साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन हटेगा, बाद में नाइट्रोजन लिबरेट हो जाएगी, वाटर लिबरेट होएगा और हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। रिएक्शन समझ में आ रहा है, स्टेप्स पता चल रही हैं। हर बार हो क्या रहा है, पहले हमारे पास जो ये हाइड्रोजन वाला जो है पार्ट है, ये नाइट्रोजन वाला पार्ट आके इस ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा, और बाद में जब हम ग्लाइकोल के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो वाटर लिबरेट होगा, साथ में नाइट्रोजन लिबरेट होएगा, तो ये डबल बॉन्ड वाला पार्ट खत्म, सीधा सा हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर? फिर आ रहा है हमारे पास बच्चा, देखो, रिडक्शन विद HI एंड रेड फॉस्फोरस। ऐसे ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑन हीटिंग विद HI, that is hydroiodic acid, and red phosphorus at 423 Kelvin are reduced to their corresponding alkanes. क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड्स हैं, HI के साथ रिएक्ट करा है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, हीट किया 423 केल्विन पे, तो सीधा सीधा अपने पास क्या बना, एल्केन्स की फॉर्मेशन हुई, वाटर लिबरेट हुआ और आयोडीन गैस लिबरेट हो गया। ठीक है, CH3COCH3, ये हमारे पास क्या बचा, कीटोनिक ग्रुप है, HI के साथ रिएक्ट करा है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, हाइड्रोकार्बन बना, वाटर लिबरेट हुआ और साथ में I2 लिबरेट हो गया। दोनों ही केसेस में क्या रहेगा, रिडक्शन करानी है, तो हम बात क्या कर रहे हैं, हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड है जो हमारे पास, हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्ट कराओ,
दोनों केसेस के अंदर हमारे पास क्या होगा, सिंपल एक एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, वाटर और आयोडीन गैस लिबरेट हो जाती है, सीधा रिएक्शन है। फिर आ रहा है रिडक्शन टू एल्कोहल्स। रिडक्शन टू एल्कोहल में क्या रहेगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल्स रिस्पेक्टिवली। इट इज कैटालिटिकली H2NiPt प्लैटिनम, इनकी प्रेजेंस में हम रिएक्ट करेंगे, और केमिकली LiAlH4 और NaBH4। एल्डिहाइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 और NaBH4, तो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। एल्डिहाइड्स क्या बना रहे हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन्स क्या बनाएंगे हमारे पास, 2 डिग्री अल्कोहल। ये रिएक्शन हमने पहले भी किया था। क्लियर है बच्चे ये? ठीक है। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, देखो जरा, तो अल्फा हाइड्रोजन पता है बच्चे सबको। The aldehyde and ketones undergo a number of reactions due to the acidic nature of alpha hydrogen, which in turn due to strong electron withdrawing effect of C double bond O group। क्या बात कर रहे हैं, देखो अल्फा हाइड्रोजन का लॉजिक पता है सबको, होता क्या है। हमारे पास हमने बात करी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर जितने भी जो रिएक्शंस हो रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस वो किस वजह से हो रहे हैं, ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब ये एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, देखो एसिड की प्रॉपर्टी क्या थी, अगर बहुत बेसिक लेवल पे रहते हैं, सीधा सीधा अपना कंसेप्ट रखें, तो एसिडिक नेचर हम क्या कह रहे थे, समथिंग व्हिच हैव द टेंडेंसी टू डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव आयन, है ना, समथिंग व्हिच इज अ प्रोटॉन डोनर, जो H पॉजिटिव में टूट सकता है वो एसिड होगा। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, वो वाला हाइड्रोजन जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ लगे हुए कार्बन पे जुड़ेगा, अल्फा कार्बन के ऊपर लगा हुआ हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन रहेगा। अब अगर कार्बोनाइल कार्बन के साथ लगा हुआ कार्बन है, ऑक्सीजन जो है कार्बोनाइल कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, कार्बोनाइल कार्बन साथ वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे, इसकी वजह से जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ अल्फा कार्बन था, उसके साथ लगे हुए हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन के पास आया। समझो इसे, देखो क्या बात कर रहा हूं मैं, यहां हमारे पास ये कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन है, बाकी चलो ये भी हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हुआ, इस पे डेल्टा नेगेटिव। अगर यहां डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हुआ है तो इस साथ वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये यहां खींच लेगा थोड़ा सा, तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आया कि नहीं, ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम रहेगा, डबल डेल्टा पॉजिटिव लिख लेते हैं। तो इसकी वजह से लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर को खींचेंगे कि नहीं, खींचेंगे, पोलैरिटी आ जाएगी यहां पे, और हाइड्रोजन बेचारा सबसे गरीब है इस चीज में, तो जितना इसके पास से इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर को आता जाएगा, उतना इस हाइड्रोजन का H पॉजिटिव के फॉर्म में डिसोसिएट होना आसान होता जाएगा, उतना ही एसिडिक नेचर इसका काम करना शुरू करेगा, बढ़ता जाएगा। तो इसी कारणवश, इसी रीजन से हम क्या कह रहे हैं कि इनका जो एसिडिक नेचर है उसकी वजह से मल्टीपल रिएक्शंस हमारे प्रोसीड करते हैं। बात समझ में आ गई? अब है एल्डोल कंडेंसेशन, स्टार टॉपिक एक और भाई, मतलब पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लो, तुम्हें 10 में से कम 6 बार ये एल्डोल कंडेंसेशन सीधी सीधी मिलेगी, सीधा आ जाएगा बिल्कुल। एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, सीधा सीधा पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। अब एल्डोल कंडेंसेशन होती क्या है, देखो, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम undergoes a reaction in the presence of dilute alkali as catalyst to form beta hydroxyaldehydes, that is aldol, और beta hydroxy ketones, that is ketone। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें, मैं क्या बोल रहा हूं? एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर जो हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम है जहां पे, उसमें in the presence of dilute alkali as catalyst to form beta hydroxy aldehyde। बीटा हाइड्रोक्सी समझ में आता है होता क्या है, जैसे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, वैसे बीटा हाइड्रोजन क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन जो बीटा कार्बन के साथ अटैच होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। हाइड्रोक्सी किसके लिए लगाते हैं बच्चे, OH ग्रुप के लिए लगाते हैं, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स बनेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्डोल्स। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बनेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, कीटोल। अब समझना ये है क्या, कंडेंसेशन का मतलब समझ में आ रहा है, होता क्या, आप देखो कंडेंसेशन बेसिकली कुछ अलग नहीं है, 2 एल्डिहाइड्स को जोड़ दो, 2 कीटोन्स को जोड़ दो, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन को जोड़ दो, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड को जोड़ दो,
इसी तरीके से जुड़ सकता है। दो एल्डिहाइड जुड़ेंगे तो दोनों के अंदर कार्बोनाइल कार्बन था, ऑक्सीजन थी दोनों पे, पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जगह OH फॉर्म कर लेगी, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप बन जाएगा। एक तो हमारे पास डबल बॉन्ड और कार्बोनाइल वाला पार्ट है, लेकिन एक हाइड्रोक्सी ग्रुप की तरह जुड़ेगा। दोनों चेन आपस में अटैच होंगी। किसी एक एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीजन OH की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये जो हमारे पास बनेगा ये बीटा हाइड्रोक्सी वाला फॉर्म आएगा। सेम कीटोन्स में रहेगा, दो कीटोन आपस में जुड़ेंगे, कंडेंसेट करेंगे, तो एक जो कार्बोनाइल वाला ऑक्सीजन होगा वो OH में फॉर्म करेगा, तो वो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल बनाएगा। एग्जांपल दिखाता हूं, बहुत आसान है, कुछ इसमें टफ नहीं रहेगा। इथेनॉल CH3CHO ट्वाइस, क्यों, क्योंकि दो चाहिए हमें मिनिमम। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में करा तो देखो हुआ क्या, जो ये एक पार्ट है CH2CHO, ये वाला जो पार्ट है ये तो सीधा सीधा रह गया, हमने जो डाला था एज इट इज, लेकिन उसमें से जो दूसरा पार्ट था, दो थे ना ये, तो इसमें से एक पार्ट तो सीधा ये लग गया और एक पार्ट क्या बना, CH3CH, यहां पे जो डबल बॉन्ड O था वहां पर क्या हो गया, OH की फॉर्मेशन हो गई, हाइड्रोजन की एडिशन हो गई है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास एल्डोल बन गया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, दैट इज एल्डोल। लॉजिक समझ में आ रहा है। 2 और 2 4 कार्बन थे, 1 2 3 4 कार्बन है, एक के साथ एल्डिहाइड एज इट इज लगा रहेगा और दूसरे कार्बन के साथ जो एल्डिहाइड ग्रुप था उसकी जगह वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ये एल्डोल की फॉर्मेशन हो जाती है। फर्दर हीट किया, अगर और हीट कर रहे हैं तो इसमें से वाटर एलिमिनेट होगा, वाटर एलिमिनेट होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ब्यूट-2-एनल, ठीक है, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है। वाटर कैसे लिबरेट हो रहा है, यहां से OH निकल गया हमारे पास जो था, और यहां पर जिस कार्बन के साथ ये OH जुड़ा हुआ था उसके साथ वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, H2O हमारा सेपरेट आउट हो जाएगा। यहां से डबल बॉन्ड किधर जा सकता है, उस साइड में, उस साइड में देखो दो ऑप्शंस है, इधर जाए या इधर जाए। अब इधर वाला हाइड्रोजन निकलना ज्यादा आसान है या इधर वाला, ऑब्वियस इधर वाला, क्योंकि यहां पे क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, अल्फा हाइड्रोजन की डिसोसिएशन ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली उस साइड से। दोनों अल्फा कैसे हैं बेटा, इस वाले के हिसाब से एल्डिहाइड ग्रुप ज्यादा डोमिनेट करेगा, हाइड्रोक्सी के कंपैरेटिवली एल्डिहाइड वाला पार्ट ज्यादा डोमिनेट करेगा, तो इस वाले कार्बन के पास से हाइड्रोजन निकलेगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई है। ये एल्डोल फॉर्मेशन और एल्डोल कंडेंसेशन पता चला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिल जाएगा तुम्हें एग्जाम में। अब देखो प्रोपेनोन है अपने पास, प्रोपेनोन मतलब 3 कार्बन एटम्स हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा है, वही कोई भी अपना एल्काइल ले लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लो, तो क्या बनाएगा, कीटोल। अब कीटोल कैसे बना रहा है, ध्यान से देखो, फिर वही 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम है, वही 6 हुए ना, 3 ये हैं, 1 2 और 3, ये वाला तो सीधा सीधा ही जुड़ गया है ना, ये वाला तो अपना सीधा सीधा जुड़ गया जैसा था, और जो दूसरे वाला था उसका ये डबल बॉन्ड O वाला जो पार्ट था वो हटके OH बनेगा, यही बना, जो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड OH वाला पार्ट था, डबल बॉन्ड O वाला पार्ट था, वो OH बना। इसमें मेन ध्यान क्या देना है जो कार्बोनाइल कार्बन है वो बॉन्ड बना रहा है, साथ वाला कोई बॉन्ड नहीं बना रहा, क्या बना रहा है, यहां पर भी देखो, जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके साथ अटैच होगा, वो साइड चेन के साथ अटैच नहीं होगा, वो साइड चेन में ही आई है अपनी। क्लियर। फिर फर्दर इसे हीट करेंगे, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारे पास यहां पर इस वाला जो बॉन्ड है ये यहां से हटेगा, यहां से हाइड्रोजन हटेगा, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है, तो ये बात पता चल गया बच्चा। ये हमारे पास क्या हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। अब इसमें हो क्या रहा था, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कॉल्ड एल्डोल व्हाइल बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कीटोन्स एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम, formaldehyde, benzaldehyde and benzophenone do not undergo aldol condensation as they do not contain alpha hydrogen। ये बात याद रखना, सिर्फ और सिर्फ वो वाले ही एल्डिहाइड या कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन करा सकते हैं जहां पर अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होगी, वरना एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी। क्लियर बात है बच्चा। ये इसी के अंदर एक और टर्म आती है क्रॉस एल्डोल, ये आगे जाके मैंने कहीं क्वेश्चंस में डाला हुआ है, मैं बता देता हूं क्रॉस एल्डोल में होता क्या। अदरवाइज
क्रॉस एल्डोल के अंदर जैसे हमने अभी क्या करा, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड को रिएक्ट कराया, कीटोन और कीटोन को रिएक्ट कराया। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर क्या कराते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन कराएंगे और सेम तरीके से प्रोसीड करेगा सब कुछ। और हीट करने में सेम वही वाटर निकलेगा और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस कीटोल कंडेंसेशन। उसमें एक और याद रखना, हाँ क्रॉस एल्डोल और क्रॉस कीटोल के अलावा भी क्या होता है, एक और सुनो। अभी हमने क्या किया था, ट्वाइस ऑफ लिखा था कि नहीं, मतलब सेम सेम एल्डिहाइड थे। अब मैं मान लो ब्यूटेनल और प्रोपेनल को रिएक्ट करा दूं तो दो अलग अलग है, तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगी। ठीक है, प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन को रिएक्ट कराऊं, इनको कराऊंगा तो क्या बनाएगा, ये क्रॉस कीटोल कंडेंसेशन कहलाएगी। अलग अलग अगर होंगे, अगर सेम सेम है तो सिंपल कहलाएगी, और अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन को भी रिएक्ट कराऊंगा तो वो भी रिएक्ट कर सकते हैं। इसमें 4 प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का जो बनेगा, समझ रहे हो, मान लो एल्डिहाइड का मैं क्या बोल रहा हूं, ये हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए एल्डिहाइड, ट्वाइस ऑफ बी, ये किसके लिए लिख रहा हूं, ये अपने पास ये काम करता हूं एल्डिहाइड की जगह लो कीटोन के लिए। तो ये क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगा, एक तो जो एल्डिहाइड एल्डिहाइड वाला बनाएगा सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, एक जो अपने पास कीटोन वाला कीटोन के साथ बनाएगा सिंपल प्रोडक्ट, एक एल्डिहाइड और कीटोन और एक जो कीटोन और एल्डिहाइड। ठीक है, ये 4 तरह के अपने पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस कीटोल कंडेंसेशन के अंदर प्रोडक्ट बनते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास मिलेगा, और क्रॉस एल्डोल वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सिंपल एल्डोल और कीटोल कंडेंसेशन। ये आगे जाके टॉपिक के अंदर आएगा भी, मैंने कहीं पे ये क्वेश्चन डाला भी हुआ है, नहीं होगा तो मैं लिख के नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको आगे करा दूंगा। ठीक है, ये यहां तक बच्चे हर किसी को करके आना है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बच्चे लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था इसके अंदर अपने पास कंडेंसेशन वाला जो पार्ट था, एल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन तक समझ में आ गया था सबको। आज का अपना जो टॉपिक शुरू होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड सबको पता है होता किस तरीके से अपना, है ना, कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, उसके साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो OH ग्रुप है वो ऐड हो जाता है सेम कार्बन के साथ, तो क्या बनेगा, कार्बोक्साइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O OH, पता है ये ऑलरेडी। अब यहां देखो, जैसे यहां पे हमारे पास एक और चीज है, अगर हम मोड ऑफ अटैचमेंट की बात करें तो जाहिर सी बात है कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा एंड ऑफ चेन ही लगेगा, बीच में तो कभी लग ही नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि अगर हमारे पास कार्बन की कोई एक लॉन्ग चेन चल रही है, यहां पे डबल बॉन्ड O है, अब मैं OH कहां लगाऊं, है ना, हमारे पास क्या CHO लगना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो, हमारे पास क्या होना चाहिए, उसी कार्बन के साथ एक OH और डबल बॉन्ड O होना चाहिए। अब मैं बीच में अगर यहाँ OH लगा देता हूं तो ये तो 5 बॉन्ड हो गए, गड़बड़ हुआ कि नहीं, समझ रहे हो। तो हमारे पास ये क्लियर है, कार्बोक्साइल ग्रुप जो हमेशा कहाँ रहेगा बच्चे, एंड ऑफ चेन में। सेम एल्डिहाइड भी ऐसा ही था, एल्डिहाइड ग्रुप भी हमेशा हमारे पास एंड ऑफ चेन था, जो सिर्फ कीटो ग्रुप था वो बीच में कहीं लगता, वो एंड ऑफ चेन नहीं हो सकता था। तो इसमें अब हमारे पास कार्बोक्सिलिक के अंदर सम हायर मेंबर्स ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्साइल एसिड C12 to C18 known as fatty acids occur in natural fats as esters and glycerols. When carbonyl group gets attached with the group like OR, NH2, X and OCOR, the compounds are called derivative of carboxylic acids and are known as esters, amides, acyl halide and acid anhydride. ये हम क्या बात कर रहे हैं बच्चे, जिस टाइम पे अपने पास हमने क्या कहा, जिस टाइम पे कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स आए। कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप के साथ लास्ट में हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, उसकी जगह पे कोई और चीज आके अटैच होनी शुरू हो जाएगी। जैसे हमारे पास क्या था, O और यहाँ पे OH आना चाहिए था, H की जगह अगर एल्काइल ग्रुप आ गया, एल्काइल ग्रुप अगर आ गया हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो ये ईस्टर बन गया। सिमिलरली जो हमारे पास कार्बन के साथ यहाँ OH ग्रुप था, वो OH वाले ग्रुप की जगह अगर NH2 आ गया तो ये अमाइड आ गया। वहीं पे अगर हेलोजन आ जाता है उस OH को रिप्लेस करता है तो ये एसाइल हैलाइड्स हो गए, और इसी तरीके से हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड्स बन जाते हैं। क्लियर है। नॉमेनक्लेचर में देखो, नॉमेनक्लेचर में कॉमन सिस्टम के अंदर क्या रहता है, देखो बच्चे कॉमन सिस्टम में नेम्स एंड विद इक एसिड, ओइक एसिड जैसे था ना, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, तो लास्ट में क्या लग जाएगा, सिर्फ IC लग जाएगा और एसिड साथ में लिख देंगे इसके, ये कॉमन के अंदर है। IUPAC में अपने पास क्या रहेगा, ओइक लगता है, OIC, है ना।
जैसे इसका नाम क्या रहेगा, फॉर्मिक एसिड, ये क्या है कॉमन नेम के अंदर। आईयूपैक में क्या होगा, मिथेनोइक एसिड। किसी को दिक्कत है इसमें, नॉमेनक्लेचर अच्छे से आइडिया है सबको। इसका नाम क्या होगा, इथेनोइक एसिड, कॉमन नेम में क्या आएगा एसेटिक, और आईयूपैक के अंदर इथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या है, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, आईयूपैक में भी और कॉमन में भी। तुम्हें ये फॉर्म और एसिड का मतलब ऑलरेडी पता है। फॉर्म हमारे पास कॉमन नेमिंग में एक के लिए लिखते हैं, एसिड हमारे पास 2 कार्बन के लिए लिखते हैं। एक लगेगा, उसके अंदर हमारे पास सीधा सा उसमें वर्ड रूट यूज करते हैं, जिसके अंदर होमोलोगस सीरीज थी मिथ इथ, तो वो इथेनोइक एसिड की तरह यूज करेंगे, प्रोपेनोइक एंड ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है बच्चा? ये भी पता है कार्बन चेन के अंदर अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहता है, तो गिनती हमेशा उसी के हिसाब से शुरू होगी। अगर ये लगा हुआ है बेंजीन के साथ COH लगा हुआ है तो देखो बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमन नेमिंग और आईयूपैक दोनों के अंदर से। यहां पर CH2COOH और उसके साथ बेंजीन लगी है। अब यहां समझना क्या है, अभी मैंने क्या कहा, कार्बन के चेन में अगर यहां क्या लगा हुआ है बेंजीन ग्रुप लगी है और यहां COOH लगा हुआ है, तो अपने पास प्रायोरिटाइज किसको करेंगे सबसे ज्यादा, कार्बोक्सिलिक वाले को। तो कार्बोक्सिलिक वाले के अकॉर्डिंगली ये जो है ये वाली हमारी मेन चेन बन जाएगी मिथ इथ इथेनोइक वाली। लेकिन ये जो बेंजीन ग्रुप है ये क्या बनेगा, एल्काइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप की तरह लग जाएगा कि नहीं। तो इसका नाम क्या आएगा हमारे पास, फिनाइल एसिटिक एसिड। कॉमन नेमिंग में एसिड किसके लिए यूज करते हैं बेटा, क्योंकि ये 2 कार्बन थे और फिनाइल लग गया है हमारे पास जो अपना ये बेंजीन रही थी। आईयूपैक के अंदर क्या रहेगा, इनमें जब मैं काउंटिंग करूं, देखो कहां से गिनती शुरू होगी, कार्बोक्सिलिक वाले को प्रायोरिटाइज करेंगे तो सेकंड कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ, फिनाइल, 2 फिनाइल मिथ इथ ओइक, है ना, 2 फिनाइल मिथेनोइक एसिड। क्लियर बात है बच्चे? ये नॉमेनक्लेचर समझ में आ रहा है ना, कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अगर डाउट आएगा तो मुझे बता देना। उसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, देखो बच्चा C डबल बॉन्ड OOH में हमारे पास यहां पर देखो इतना ज्यादा हैवी कंपाउंड कैसे बता रहा हूं मैं, C डबल बॉन्ड O भी है, COH भी है, ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वहां भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और डबल बॉन्ड भी एक ही कार्बन पे। तो इतना सारा हैवी सा कंपाउंड जो बन रहा है वो स्टेबल कैसे है, तो स्टेबलाइज होने के पीछे मेन रीजन क्या होता है, रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे है, ये जो अपने पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऑक्सीजन वाला, ये उठ के इधर डबल बॉन्ड बना ले, अगर यहां डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड उठ के उधर चला जाएगा, यही होगा। तो यहां से ये अपने पास एक बार ये डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करेगा, एक बार ये कर लेगा, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए और रेजोनेंस की वजह से ये जो कंपाउंड है वो स्टेबल रहता है। थोड़ा सा समझ में आ गई है। फिर आता है देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में हमारे पास क्या है, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। Primary alcohols and aldehydes are readily oxidized to corresponding carboxylic acid with common oxidizing agents such as potassium permanganate KMnO4 or K2Cr2O7 and chromium trioxide CrO3 in acidic medium। सीधा सीधा क्या करना बच्चे, एल्कोहल्स को एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट कराया इन दी एसिडिक मीडियम, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की डायरेक्ट फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ये देखो CH3 CH2 CH2OH, ये क्या एल्कोहल है हमारे पास, काफी लंबी सी चेन है। हमने क्रोमेट जो ये अपने पास था क्रोमियम ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में बेसिकली रिएक्ट कराया तो डेकेनोइक एसिड हमारे पास बन गया। क्लियर है? जो डेकेन 1 ओल था वो जब हमने अपने पास CrO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 जब रिएक्ट कराया तो हमारे पास डेकेनोइक एसिड बना। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में से एक है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग, हाँ वो पूरा एज अ कॉम्बो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा अपने पास। क्लियर है बच्चा? ये ठीक है। अकेले H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं आएगा, अगर होगा भी तो मतलब ये होगा कि H पॉजिटिव अगर आएगा तो वाटर रिलीज होने के चांसेस रहेंगे, कार्बोक्सिलिक की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब देखो एसिटाल्डिहाइड टॉलिंस रिएजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो कार्बोक्सिलिक की फॉर्मेशन हुई। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, नाइट्राइल्स आर फर्स्ट हाइड्रोलाइज्ड टू amides and then to acid in the presence of H positive or OH negative as catalyst. Mild reaction conditions are used to stop this reaction at the amide stage.
क्या बात करें, देखो RCN है, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव के प्रेजेंस में रिएक्ट किया, हाइड्रोलिसिस कराइए सीधा सीधा, तो R C डबल बॉन्ड O NH2 बना। फर्दर फिर एसिड और बेसिक की प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं, तो RCOH प्लस NH3 हमारा लिबरेट हो जाता है। इथेनामाइड है हमारे पास, हमने हीट किया एसिड की प्रेजेंस में, इथेनोइक एसिड हमें डायरेक्ट मिल गया, NH3 अपना लिबरेट हो जाता है। बेंजीनमाइड है, एसिडिक मीडियम में हीट किया, बेंजोइक एसिड बन गया, NH3 अपना लिबरेट हो गया। क्लियर बात है ये, ठीक है। अब है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, aromatic acids are obtained by vigorous oxidation of alkyl benzene with chromic acid और acidic और alkaline KMNO4। ये हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जो aromatic acids हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, they are basically obtained by vigorous oxidation of alkyl benzene with chromic acid and acidic और alkaline potassium, ये अपना पर मैग्नेट है जो। During oxidation the aromatic nucleus remains intact but the entire chain is oxidized to COH group irrespective of the length of the carbon chain। क्या बात कर रहे हैं, जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो कार्बन चेन के ऊपर जितनी मर्जी लंबी चेन होगी वहां पे अपना COH की एडिशन हो जाती है। इस रिएक्शन में देखो जरा, CH3 बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली ग्रुप लगा हुआ है, KMNO4 और KOH के प्रेजेंस में हीट किया तो पोटेशियम बेंजोइड बन गया अपने पास। अब एसिडिक मीडियम में था तो यहां से पोटेशियम हट जाएगा, H की एडिशन हो जाएगी, बेंजीन बेंजोइक एसिड अपने पास फॉर्म हो गया। प्रोपाइल बेंजीन है, KMNO4 KOH की प्रेजेंस में हीट किया तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ, COOK पॉजिटिव, एसिडिक मीडियम में किया तो COH बना, बेंजोइक एसिड बन गया। हर बार यही रहेगा कि जो मेन लंबी चेन है उसमें लास्ट में आके CO नेगेटिव K पॉजिटिव ऐड हो जाएगा और फिर उसके बाद एसिडिक मीडियम की वजह से वो जो K है वहां से रिलीज होकर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। सेम यहां पे रहेगा, देखो इस रिएक्शन के अंदर KMNO4 KOH के को डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट किया। अब यहां क्या गड़बड़ हुई, देखो यहां पर अपने पास KMNO4 KOH डाइल्यूट, सारी कंडीशन सेम है बिल्कुल, पर ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन में, टर्शरी ब्यूटाइल ऊपर वाले क्या थे हमारे पास, प्राइमरी या सेकेंडरी वाले के साथ रिएक्शन करा रहे थे। तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्काइल चेन कंटेन बेंजाइलिक हाइड्रोजन, so these are oxidized to carbonyl group, while 3 degree alkyl chain contains no benzylic hydrogen, so these are not oxidized। तो हमें स्पेसिफिकली जो चीज चाहिए है कार्बोक्सिलिक में फॉर्म कराने के लिए वो बेंजाइलिक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, बेंजाइलिक हाइड्रोजन जिसमें हमारे पास कार्बन, जो जैसे बेंजीन ग्रुप के साथ लगे हुए कार्बन के साथ डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए, इसमें इस कार्बन के पास कोई भी एक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो देखो बच्चे इसके अंदर 1 डिग्री और 2 डिग्री वाला कंसेप्ट पता चल गया कि टर्शरी वाले के अंदर बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होगी। सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज एल्कीन्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जैसे देखो ब्यूटूइन है हमारे पास, हमने KMNO4 KOH के साथ हीट किया, ठीक है, KMNO4 KOH और डाइल्यूट H2SO4 इनकी प्रेजेंस में ब्यूटूइन को हीट किया तो इथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन हमारे पास डायरेक्ट हो जाती है। ये क्या है, एल्कीन्स के थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या कराएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स रिएक्ट विद ड्राई आइस CO2 इन इथ्रिल सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच ऑन एसिडिफिकेशन विद मिनरल एसिड्स गिव कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। RMGX प्लस हमने COO ये इसके साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो पहला क्या बना, एडक्ट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में हमेशा यही बन रहा होता है, OMGX साथ में ऐड होएगा। फर्दर हमने क्या किया, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराई तो OMgOHX लिबरेट हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड की डायरेक्ट फॉर्मेशन हो जाती है। रिएक्शन देखो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है मेरे पास, हमने इसको C डबल बॉन्ड O इस वाले के साथ अपने रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बनेगा बच्चा, एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट क्या था, जो हमारे पास एडक्ट था बेसिकली, क्या आ रहा है यहाँ पे, जो हमारे पास ब्रोमीन है इस ये हटेगा, OMgBr आके क्या हुआ, यही होता है हमारे पास जो ऑक्सीजन है हमारे पास, इसमें जब हम रिएक्ट करा रहे हैं मिथाइल वाला एक जगह पे जाके अटैच होता है, कार्बन के साथ मिथाइल वाला जाके अटैच होगा और जो MgBr है किसी एक ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। हर बार यही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कंसेप्ट, मिथाइल ग्रुप जो हमारे पास RMGX होता है तो R और MGX वाला सेपरेट होके अटैच होते हैं
तो MgX वाला जो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ बना, एडक्ट की तरह बना, एडिशन प्रोडक्ट, हमने अब इसकी क्या कराई, एसिड की प्रेजेंस, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, तो इथेनोइक एसिड हमारे पास आ गया और MgOHBr अपने पास सेपरेट आउट हो जाता है। क्लियर है? MgBr फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सेम कहानी यहां चलेगी। यहां देखो एक ऑक्सीजन की जगह पे लग गया अपना बेंजीन, एक ऑक्सीजन के साथ आएगा MgBr, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराई तो बेंजोइक एसिड की अपने पास डायरेक्ट फॉर्मेशन होगी और MgOHBr अपना सेपरेट आउट हो जाता है। क्लियर है? फिर हमारे पास है बचा फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। एसाइल हैलाइड्स में क्या है, एसिड क्लोराइड्स व्हेन हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर गिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स और मोर रेडली हाइड्रोलाइज्ड विद एक्वस बेस टू गिव कार्बोक्सिलेट आयन which on acidification provide corresponding carboxylic acid. Anhydrides on the other hands are hydrolyzed to corresponding acids with water. क्या है, देखो एसाइल हैलाइड्स हैं हमारे पास, RCO है, RCOCl हाइड्रोलिसिस करी बेसिक मीडियम में, डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करी, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हुई, RCO नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूटा, RCOO और Cl नेगेटिव, RCO पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होना चाहिए, H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड की हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है ये? ठीक है। अब देखो और इसमें क्या है बचा, बेंजोइक एनहाइड्राइड C6H5CO twice O, वो हाइड्रोलिसिस कराई, बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन, सीधा सीधा रिएक्शंस है बच्चा, सीधा सीधा याद करने वाला पार्ट है। बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड C6H5C डबल बॉन्ड O COCH3, वो हाइड्रोलिसिस कराई, बेंजोइक एसिड और इथेनोइक एसिड की हमारी फॉर्मेशन होती है। फ्रॉम एस्टर्स एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर गिव्स डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड व्हाइल बेसिक हाइड्रोलिसिस गिव कार्बोक्सिलेट व्हिच ऑन एसिडिफिकेशंस गिव कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात हम कर रहे हैं इसमें, सीधा सा अभी एस्टर्स के लिए भी एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे डायरेक्ट अपना कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, बेसिक हाइड्रोलिसिस करोगे मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ बेस अगर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसको फिर फर्दर एसिडिफिकेशन कर दो, फिर कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। इथाइल बेंजोएट है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करी तो बेंजोइक एसिड की डायरेक्ट फॉर्मेशन होगी, C2H5OH हमारा एज अ बाय प्रोडक्ट मिल गया। यहां पे इथाइल ब्यूटेनोएट है, NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो ये देखो ये क्या बना हमारे पास, सोडियम कार्बोक्सिलेट की फॉर्मेशन हुई, फर्दर इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराया तो ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा। तो अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा जिसकी फर्दर एसिडिफिकेशन करा के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना पड़ेगा। एसिड हाइड्रोलिसिस के अंदर डायरेक्ट एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो फिजिकल स्टेट क्या है, कलरलेस लिक्विड विद अनप्लेजेंट ऑर्डर, solubility, simple aliphatic carboxylic acids have up to 4 carbon atoms are miscible with water because of hydrogen bonding. Solubility decreases with increase in number of carbon atoms which is due to increase in hydrophobic interaction of hydrocarbon part. ये बात समझ में आई है? हमारे पास जो छोटी चेन रहेगी, जो स्मॉल मेंबर्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो सॉल्युबल है वाटर के अंदर, लेकिन अगर चेन बड़ी होती रहेगी, देखो छोटे वालों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करेगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज रहेगी, लेकिन जब कार्बन चेन बड़ी होती जाती है तो जितनी कार्बन चेन इंक्रीज होती जाती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब विच इज नॉट वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर डोमिनेंसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कम होकर हाइड्रोफोबिक की डोमिनेंसी शुरू हो जाती है और सॉल्युबिलिटी गिर जाती है उसकी। क्लियर है? छोटी चेन जो रहेगी वो सॉल्युबल रहेगी, बड़ी चेन नॉन सॉल्युबल हो जाएगी। Boiling point, aldehyde ketones and carboxylic acid have higher boiling point than the hydrocarbons due to hydrogen bonding. ये क्लियर है? ये तो जिसके अंदर भी कार्बोनाइल कार्बन लगा हुआ था सबके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो भी बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई रहेगा कॉरेस्पॉन्डिंग एल्काइल से। क्लियर है? फिर है केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। पहले एसिडिटी, RCOH plus Na gives RCOO negative Na positive, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन बना प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गए। अब देखो यहां पर OH वाला बॉन्ड टूटा कि नहीं, ये वाली बात समझ में आ रही है ना, जो हमारे पास OH वाला बॉन्ड था अगर वो ब्रेक करेगा इसकी जगह पे हाइड्रोजन आके हमारे पास बन गया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। RCOOH NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो हमारे पास सोडियम है
ये आके इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और CO नेगेटिव Na पॉजिटिव बना लेगा और वाटर लिबरेट हो गया। RCOH NaHCO3 के साथ सेम कहानी, सोडियम आके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होते जाएंगे। हर रिएक्शन में OH का बॉन्ड टूटेगा और सोडियम आके हाइड्रोजन की जगह अपने पास ऑक्सलेट आयन की फॉर्मेशन कराएगा। रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन, RCO सेम अपना वही कार्बोक्सिलिक आयन है, उसको हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो H3O पॉजिटिव प्लस RCOO। अब देखो यहां से हाइड्रोजन लिबरेट हुआ था, H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव कब बना है, जब इसका ये वाला हाइड्रोजन लिबरेट होएगा। अब हाइड्रोजन टूटा है तो यहाँ O नेगेटिव है, O नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां भेजेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होकर नेगेटिव आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, दोनों का मिला जुला के रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बना, ये नेगेटिव जो चार्ज है ये दोनों के पास इधर उधर शिफ्ट होता जा रहा है। क्लियर है बच्चा? अब के ये हमारे पास पता है रिएक्शन, जो हम रिएक्शन के लिए के की वैल्यू निकाल रहे होते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, तो ये क्या निकलेगा, H3O पॉजिटिव RCO नेगेटिव ओवर वाटर प्लस RCOOH। यही था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही थी ना के की वैल्यू। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी हम ऐसे ही निकालते थे, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओवर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट, यही वैल्यू डाली है सिर्फ। अब Ka की वैल्यू क्या थी एसिड के लिए, K EQ इनटू वाटर, यही था। हाँ जी सर, प्योर लिक्विड का एक्टिव मास तो हम नहीं लेते, एक्टिव मास नहीं, कंसंट्रेशन को यूनिटी ले लेते हैं वाटर। हाँ लेंगे उसे, लेकिन हम वाटर के केस में ये नहीं करते होते कि इसको हम पूरे को KW मान लेते होते, है ना, वो आ जाएगा यहाँ पे। तो K इक्विवेलेंट को हम क्या लिखेंगे यहाँ, H3O पॉजिटिव RCO नेगेटिव और RCOH, इसी करके वो H2O को हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसको एक यूनिटी की तरह ही ट्रीट करके, एक स्टैंडर्ड की तरह ट्रीट करके वैल्यू निकालेंगे K। फिर है देखो कॉज ऑफ एसिडिक नेचर, कार्बोक्सिलिक एसिड में बी रिगार्डेड एज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ स्ट्रक्चर। ये अपने पास हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, भाई क्या हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस ऑक्सीजन पे चला जाए, डबल बॉन्ड O वाले पे, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ जाए, डबल बॉन्ड बना ले, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है दोनों का। अगर रेजोनेंस हाइब्रिड है तो एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड एज पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन वीकन्स द बॉन्ड, यही रहेगा। अब एक बात समझना, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर हम ये बात करें इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो मीनवाइल जिस सिचुएशन में ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां छोड़ेगा तो O पे पॉजिटिव आ गया, अगर O पे पॉजिटिव आया तो ये ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो पॉजिटिव भी आ गया अगर उसके पास, तो ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो पूरा ही खींच लेगा फिर अपनी तरफ। जब इतना खींच लेगा तो यहाँ पे इतनी हाई पोलैरिटी आएगी, हाइड्रोजन के पास बॉन्ड कुछ स्ट्रेंथ बची नहीं, H पॉजिटिव लिबरेट हो गया, तो बहुत इजीली ये एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाएगा कि नहीं। एसिडिक स्ट्रेंथ हम किस बेसिस पे जज कर रहे हैं अभी, ऑन द बेसिस ऑफ इजीनेस ऑफ रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। तो यहाँ साफ दिख रहा है वो तो खुद ही H पॉजिटिव को रिलीज करने को तैयार बैठा है ना। बेटा देखो हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपने पास जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर यहां से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर ऑक्सीजन के पास गया, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे आ जाएगा, अगर यहां आया तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया कि नहीं, तो ये पॉजिटिव आया तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, H का रिलीज होना आसान हो गया, रिलीज होना आसान हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। ठीक है, ये बात ठीक है ना बच्चे, समझ में आ गया सबको। और वो रेजोनेंस हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया तुम्हें किस तरीके से बन रहा है अपना। अब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर देन दैट ऑफ अनडिसोसिएट कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत बड़ी सी बात है बच्चे यहाँ पे कि एसिडिक नेचर इतना डोमिनेंट क्यों कर रहा है उसके ऊपर। कार्बोक्सिलिक एसिड हमें पता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स में से एक है, तो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर देखो स्टोरी क्या आती है, अगर कोई एसिड अपना H पॉजिटिव रिलीज करता है तो रिलीज करने के बाद जो कॉन्जुगेट पार्ट बचेगा उसका वो कितना स्टेबल है। अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो ये खुश रहेगा H पॉजिटिव को रिलीज करके, अगर ये अनस्टेबल होता तो H को रिलीज ही ना करता। तो सिर्फ यहाँ रिलीज करने की बात नहीं, रिलीज होने के बाद भी जो अपना बनने वाला आयन है उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ रहे हो। अब यहां पर जब वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसने रिलीज कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कर सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास से रिलीज हो गया, तो रिलीज होने के बाद अब देखो यहां नेगेटिव आ गया क्योंकि इसका हाइड्रोजन था वो चला गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसने रख लिया, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर भेजेगा, इधर डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये रेजोनेंस अभी भी चलता जा रहा है। जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी कि नहीं। तो ये जो हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है, नेगेटिव चार्ज तीनों के पास ऐसे घूमता जा रहा है कि नहीं,
तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से रेजोनेंस जो है वो स्टेबलाइज कर देता है कार्बोक्सिलेट आयन को, एंड कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेट करती है नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, लेकिन इसके कंपैरेटिवली कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेंस ज्यादा स्ट्रांग रहती है और वो ज्यादा स्टेबिलिटी इफेक्ट प्रोवाइड करती है, और इसी वजह से ये स्ट्रांग एसिड की तरह काम करता है। Resonance stabilization of carboxylate ion is more than that of the undissociated carboxylic acid. Therefore, greater stability of carboxylate ion is responsible for acidic character of carboxylic acid. ये क्वेश्चन आ सकता है, assertion रीजन बहुत सीधा सीधा सा बन सकता है। क्लियर है? फिर आता है देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स are more acidic than alcohol because carboxylate ion are more stable than alkoxide ion, so carboxylic acids have stronger tendency to release a proton. सारी कहानी अब स्टेबिलिटी पे आ गई है भाई। जब कार्बोक्सिलेट आयन में उसकी अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएट पॉजिटिव को रिलीज करने के बाद, प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद, तो वो ज्यादा स्टेबलाइज रहेगा, मतलब वो प्रोटॉन को रिलीज करके ज्यादा खुश है, तो वो ज्यादा एसिडिक बिहेवियर पोजेस करेगा एज कंपेयर टू एल्कोहल्स। Carboxylic acids are strong acid than phenols because carboxylic ion is much more resonance stabilized than phenoxide ion, or negative charge is delocalized over two electronegative oxygen atoms in carboxylate anion, while in phenol negative charge is delocalized over only one oxygen atom. तो कहानी हर बार घुमा फिरा के हम ऑक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है बच्चा अपने पास रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप रिडक्शन। Carboxylic acids are reduced to primary alcohols by LiAlH4 and more easily with diborane. Carboxylic acid लिया, LiAlH4 ether या diborane in the presence of acidic medium, तो सीधा सीधा वो क्या हो जाएगा, अल्कोहल की फॉर्मेशन करा लेगा। ये हमने अल्कोहल की फॉर्मेशन के टाइम पे भी रिएक्शन को हमने किया हुआ है बच्चा। ये हमने जब अल्कोहल वाला पार्ट किया था ना, अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर, उसमें किया हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड से फॉर्मेशन, उसमें डिटेल में कर सकते हैं। Decarboxylation, the loss of CO2 molecule from a carboxylic acid due to ये acid to form hydrocarbon is called decarboxylation. Decarboxylation किसके लिए बोला जा रहा है बच्चा? Loss of carbon dioxide molecule from a carboxylate ion. तो बचेगा क्या? अगर CO2 निकल गया, C डबल बॉन्ड O और OH में से CO2 निकल गया, तो सिंपल हाइड्रोकार्बन बना के नहीं, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कह रहे हैं, decarboxylation. Using soda lime, RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव NaOH प्लस CO के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो एल्केन की फॉर्मेशन होगी और सोडियम कार्बोनेट अपना लिबरेट हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन, कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है ये। एल्कलाइन मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन ऑन ये देखो अपना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशन। हम क्या बात कर रहे हैं बच्चा, एल्कलाइन मेटल सॉल्ट्स है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उनकी सीधी सीधी इलेक्ट्रोलिसिस करा दो। सीधी इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो क्या रहेगा, उसकी अपना एल्केन की फॉर्मेशन करा देता है। जैसे यहां देखो CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव है, वाटर के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस कराई, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो गया, हाइड्रोजन लिबरेट हो गया, बेसिक आ गया NaOH, और हमारे पास सीधा सीधा अपने पास ये जो इथेन की है ये प्रिपरेशन हो जाती है। तो जो भी मेटल कार्बोक्सिलेट्स हैं उनकी डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस अगर मैं करा दूंगा तो अपने पास डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन प्रोसीड कर जाता है। क्लियर है? फिर आता है दिस रिएक्शन फॉलोज द फॉलोइंग पाथ। CH3COO को हमने रिएक्ट कराया, पहले इलेक्ट्रोलिसिस से CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में डिसोसिएट करा। एनोड पे क्या आएगा, CH3CO नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, अनस्टेबल CH3COO अपना रेडिकल की फॉर्म में बन गया, एल्केन में ब्रेक करेगा CH3 और CO2 की फॉर्म में। ये कहां हो रहा है, एनोड पे। अब CH3 और CH3 दोनों जो रेडिकल से एक दूसरे से कंबाइन करेंगे और हमारे पास इथेन की फॉर्मेशन करा लेंगे। कैथोड पे क्या होगा, वाटर है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, तो OH नेगेटिव और H रेडिकल की फॉर्म में ब्रेक करा और H और H मिलके हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में लिबरेट कर जाएंगे। क्लियर है ये? फिर है बच्चा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट, हेलोजिनेशन, हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, HVZ। पिछले 5 साल के अंदर कम से कम 3 बार आई हुई मिल जाएगी तुम्हें ये HVZ रिएक्शन। इसमें क्या है, RCH2COOH हेलोजन की प्रेजेंस में रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो क्या बनाएगा, RCHXCOOH। बेसिकली अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। क्लियर है?
सीधा रिएक्शन याद करना होता है, कुछ अलग नहीं है। अगर मैं यहाँ पे R एल्काइल ग्रुप है सिंपल सा, X2 की जगह मैं Cl2 या I2 कुछ भी डाल सकता हूँ, कोई भी हेलोजन डाल दिया हमने, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, तो यहाँ पर ये जो बीच वाला कार्बन है उसके साथ हेलोजन आके जुड़ जाता है। इसी को ये हम क्या कह रहे हैं बेसिकली, हमारा हेल-वॉल्स-ज़ेलेंस्की रिएक्शन जो अपने पास है। क्लियर है, सीधा सीधा रिएक्शन आता है ये। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, रिंग के ऊपर COH लगा, कंसेंट्रेटेड HNO3 पॉजिटिव और कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, तो COOH के साथ NO2 आके जुड़ जाता है बच्चा अपना, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। अगर Br2 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराऊंगा तो क्या होगा, ब्रोमिनेशन। HNO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो क्या था, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के केस में हमारे पास ये जो NO2 वाला पार्ट है ये जुड़ा था, ब्रोमिनेशन के केस में जो ब्रोमीन है वो आके हमारे पास जुड़ जाती है। क्लियर है, इसी के साथ हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ओवरव्यू खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ये बच्चे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनको करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स के साथ मिलते हैं। ठीक है, डन।